अध्याय 126 हर दिन आपसे और ज्यादा प्यार करना। वोलारे नॉवेल्स पर हिडन मैरिज पढ़कर अनुवादक का समर्थन करें। थोड़ी देर बाद निंगशी ने नहा धोकर नीचे जाने से पहले हमेशा की तरह नन्हे बन का अभिवादन किया। अरे गुड मॉर्निंग डार्लिंग। लेकिन छोटे बन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने घमंडी मगर प्यारे अंदाज में अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। निंग कसी लू टिंगजियाओ, जो उस समय खाने की मेज पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, ने स्थिति देखकर आश्चर्य से भौहें चढ़ाईं। उसने निंगशी की ओर हैरानी भरी नजर से देखा। तुम दोनों लड़ रहे हो, कितना दुर्लभ है। निंगशी ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, लिटिल ट्रेजर अभी अभी मुझे शराब छोड़ने के लिए मना रहा था। जब मैंने उसे बताया कि शराब पीने के और भी कई फायदे हैं तो वह मुझ पर गुस्सा हो गया। तो यही हुआ था। लू टिंगजियाओ ने समझ में सिर हिलाया। निंगशी के दिमाग में हलचल मच गई और उसने तुरंत गठबंधन का अनुरोध किया। लू टिंगजियाओ, क्या तुम लिटिल ट्रेजर से बात करने में मेरी मदद कर सकती हो? क्या शराब पीने के भी बहुत सारे फायदे नहीं हैं? चूंकि लू टिंगजियाओ को भी सामाजिक समारोहों में शराब पीनी पड़ती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से उसका पक्ष लेगा। लू टिंगजियाओ ने अपनी दाईं ओर मुड़कर निंगशी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उम्मीद भरी हुई थी। फिर वह बाईं ओर मुड़कर अपने बेटे की ओर देखने लगा, जो साफ तौर पर गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी मुंह पर रखी और हल्के से खांसते हुए कहा, शराब पीने के वाकई फायदे हैं। निंग कसी ने तुरंत उत्साह में अपनी जांघ पर थपथपाया। छोटे बन, देखो मैं सही थी। नन्हे बन ने तुरंत अपने प्यारे पापा की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कल रात तो साफ तौर पर उन्होंने ही यह सुझाव दिया था, लेकिन अब आंटी जियाओशी की एक ही विनती पर उन्होंने अपना रुख बदल लिया था। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग नहीं रहा, यह महसूस करते हुए कि उनका बेटा उन्हें गद्दार की तरह देख रहा है। लू टिंगजियाओ की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने बोलना जारी रखा, हालांकि शराब पीने के नुकसान इसके फायदों से कहीं ज्यादा हैं। इसके अलावा बताए गए फायदों को पाने के लिए आपको उचित मात्रा में शराब पीनी होगी। इसलिए जब तक आप इसे पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, तब तक जितना हो सके कम पीना ही बेहतर होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, मैं हाल ही में शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो निंगशी तुरंत मेज पर उदासीनता से लेट गई। बिग बॉस, हमारे गठबंधन को क्या हुआ? एक पल बाद उसने आखिरकार इस बात को मान लिया कि बड़ा बन और छोटा बन उसके खिलाफ मिल गए हैं। उसने हाथ उठाकर समर्पण का संकेत दिया और कहा, ठीक है, आगे से हो सके तो मैं कम पीने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी शराब पीने की क्षमता का बखान नहीं करूंगी। मैं दूसरों से शराब पीने में होड़ नहीं लगाऊंगी और एक बार पीना शुरू कर दूं तो उसे रोक दूंगी। क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो, जानू? लिटिल ट्रेजर ने उसके हाव भाव देखे और जब उसे लगा कि वह सचमुच कह रही है, तभी उसने सिर हिलाया। उसने अपना गोल मटोल सा हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर हल्के से थपथपाया, ठीक वैसे ही जैसे वह अक्सर उसकी तारीफ करते समय करती थी, मानो कह रही हो कि वह एक अच्छी बच्ची है। निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। इसके अलावा उसका दिल उनकी देखभाल और परवाह की गर्माहट से भर गया था। उसने छोटे बन को उठाया और उसे चूमा। डार्लिंग, तुम गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो। मैं हर दिन तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? लिटिल ट्रेजर की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। लू टिंगजियाओ, जिन्हें लगभग हर दिन इस तरह के प्रेमपूर्ण दृश्यों का सामना करना पड़ता था, उसके बेटे को अपनी मनचाही चीज पाने के लिए बस प्यारा सा व्यवहार करना पड़ता था। हालांकि कई मुश्किलों से पार पाने के लिए उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था। क्राउन रियल एस्टेट में अध्यक्ष के कार्यालय में जू शियांगचेन का चेहरा कांप उठा और वह उठकर मेज पर हाथ पटकने लगा। यह नामुमकिन है। हम हमेशा से इसी तरह काम करते आए हैं और लू कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें इस बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली। इस बार उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? मैनेजर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लू कॉर्पोरेशन के आंतरिक विभागों में हाल ही में बदलाव हुए हैं, इसलिए वे गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर और सख्त हो गए हैं। हमें देखना होगा कि लू कॉर्पोरेशन इस मामले में क्या कहता है। अगर वे इस मामले में आंखें मूंद लेते हैं तो हम पास हो जाएंगे। अगर वे इस बारे में गंभीर हैं तो अंततः ये हमारी गुणवत्ता का मामला है और हम ही हैं जिन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया है। जू जियांगचेन हिंसक रूप से आगे पीछे घूम रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अफवाह ये है कि यह लू टिंगजियाओ था जिसने व्यक्तिगत रूप से समझौते को अस्वीकार करने का आदेश भेजा था, इसलिए हम केवल उससे संपर्क करके ही इस समस्या को हल करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रबंधक ने खुद से कहा। ये सुनकर जू शियांगचेन का मूड और भी चिड़चिड़ा हो गया। लू टिंगजियाओ पर कुछ भी काम नहीं करता। वह बल, अनुनय, रिश्वत या महिलाओं से नहीं हिलेगा। अगर हम उससे संपर्क करके इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे तो ये बस एक मृत अंत होगा। नहीं रुको, अगर यह महिलाओं का मामला है तो शायद कोई एक व्यक्ति है जो इसे कर सकता है। अध्याय 127, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। जब वह सेट पर पहुंची तो निंगशी को बताया गया कि फिल्मांकन का कार्यक्रम पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसका कारण ये है कि जियांग मुये पारिवारिक कारणों से छुट्टी पर चले गए हैं। वो साला जब भी कोई बात पादने जैसी अहमियत रखती थी तो वो आधे दिन तक उसके पास बैठा बड़बड़ाता रहता था। फिर भी जब इतनी बड़ी बात हो गई थी तब उसने उससे कुछ कहा तक नहीं था। निंगशी ने तुरंत उसे फोन करके पूछा। जियांग मुये का स्वर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं तुमसे इस बारे में बात क्यों करूं? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो रही थी कि मैंने तुम्हें परेशान किया? क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं अपने काम से काम रखूं? क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे जितना हो सके दूर चला जाऊं? खैर, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। ये सुनकर निंगशी का गुस्सा बढ़ गया। जियांग मुये,
क्या तुमने बारूद खाया है? जियांग मुझे बेहद घुटन महसूस कर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, इस बात पर कि उसने इतनी बेवकूफ़ी की थी। आखिरकार उसने अपनी भावनाओं को दबाया और शांत होकर बोला, मैं अभी अपने पापा के साथ हूँ और पूरा दिन कुत्ते की तरह भागता रहा हूँ। मैं इस झंझट से बच नहीं सकता। अगर आज रात तुम्हारे पास समय हो तो गेम में लॉग इन कर लेना। मैंने तुम्हें कुछ भेजा है। जन्मदिन मुबारक हो। और हाँ, मैंने आपके ईमेल पर कुछ चीजें भेजी हैं। आप खुद देख लीजिए, आप उन पर यकीन करना चाहते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। बस इतना ही, अलविदा। यह आदमी। निंगशी ने कॉल कटने के बाद अनिच्छा से अपने फोन की ओर देखा। तभी गुओ किशेक उसके पास आया और उसे बताया, निंगशी, मुझे लगता है तुमने मुये के मामले के बारे में सुना होगा। तुम्हें आज उस किसिंग सीन की शूटिंग जारी रखनी थी, लेकिन हमने उसे तुम्हारे और जुएलुओ के बीच मैच में बदल दिया है। मैं बाद में किसी से तुम्हें नया शेड्यूल भिजवा दूंगा। निंगशी ने सिर हिलाया, मैं समझ गई, डायरेक्टर। ऐसा कहकर वह एकांत कोने में एक पेड़ की छाया में बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी। आंखों के कोने से उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी, जिसे देखकर स्वाभाविक रूप से घृणा हुई। ये सुयान थी जो वहां से चली आ रही थी। आज सुयान ने ही निंगजुएलुओ को भेजा था। चूंकि आज उसका जन्मदिन था, सुयान ने एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया था और पूरे दिन सेट पर उसके साथ रही थी। सेट पर मौजूद सभी महिलाएं ईर्ष्या से पागल हो रही थीं। निंगशी के पास उससे बात करने का धैर्य नहीं था, इसलिए उसने अपनी नजरें उठाकर उससे पूछा कि क्या उसे उससे कोई काम है। सुयान ने उसे एक बर्फीला ठंडा पे दिया और फिर सावधानी से पूछा, जियोशी, तुम जुएलुओ के जन्मदिन पर आओगी, है ना? निंगशी ने बोतल नहीं ली। उसने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। क्या तुम सच में मुझसे इतना सीधा सवाल पूछना चाहते हो? जियाओशी, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। अगर तुम आ सको तो हम तुम्हारा भी जन्मदिन मना सकते हैं। मैंने अंकल और आंटी से इस बारे में बात कर ली है और वे मान भी गए हैं। निंगशी ने आंखें घुमाईं, वाह, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए धन्यवाद। सुयान की भौहें सिकुड़ गईं और फिर उसने एक लंबी सांस ली। निंगशी, मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अब जानता ही नहीं। तुम कब पहले जैसी दयालु और विचारशील जियाओशी बन पाओगी? आखिरकार उस समय जो कुछ भी हुआ वह मेरी ही गलती थी। अगर मैं न होती तो जुएलुओ ऐसा कुछ नहीं करती। अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो मुझे दोष दो। जुएलुओ निर्दोष है। इतने सालों से वह अपराध बोध में जी रही है। उसे बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आ सकोगी। अपराध बोध। हर बार जब वह सुयान से बात करती तो निंगशी को ऐसा लगता जैसे वह कोई बहुत बड़ा मजाक सुन रही हो। क्या वह दोषी है कि वह मेरी जगह ले रही है? दोषी है कि उसने मेरे माता पिता को चुरा लिया? दोषी है कि वह मेरे आदमी के साथ सोई? तो फिर उसके पास दोषी होने के लिए वाकई बहुत कुछ है। और मेरे प्रति दयालु होने का जिक्र मत करो। उस समय मैं दयालु नहीं थी, मैं एक बेवकूफ थी। सुयान की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, लेकिन उसने दृढ़ दृष्टि से बोलना जारी रखा, जियाओशी, जब तक आप जुएलुओ को माफ करने के लिए सहमत हैं, मुझे अदालत में गवाही देने के अलावा मैं जो भी आप चाहेंगी वह करूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? निंगशी ने भौहें उठाईं। मुझे यकीन है। सुयान ने सिर हिलाया। अध्याय 128। इसे देखकर मेरी आंखें सचमुच जल जाती हैं। वोलारे नॉवेल्स पर हिडन मैरिज पढ़कर अनुवादक का समर्थन करें। निंगशी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई स्क्रिप्ट नीचे रख दी और शांति से उसकी तरफ देखा। ठीक है, आज रात जन्मदिन की पार्टी में मैं चाहती हूँ कि तुम निंगजुएलुओ को छोड़ दो। पहले मुझे जो अपमान सहना पड़ा था, उसके मुकाबले में बस यही कह रही हूँ कि उसे छोड़ दिया जाए। क्या मैं इतनी दयालु और समझदार रही हूँ? सुयान का रंग थोड़ा पीला पड़ गया। जियोशी, वो निंगशी, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? निंगजुएलुओ की सिसकियों की आवाज अचानक पीछे से आए। निंगशी ने अपनी बाहें पार की और धीरे से बोली, मैंने क्या किया? निंगजुएलुओ ने गुस्से और दया से निंगशी को देखा। बिल्कुल, तुम अभी भी यांग एज को जाने नहीं दे पा रही हो, इसीलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उसे चुराने के लिए तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो कि हमें अलग करने के लिए इतना क्रूर तरीका अपनाओ? यांग एज तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। ऐसा करने का क्या मतलब है? जब उसने देखा कि निंगजुएलुओ इतनी परेशान हो गई है कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, तो सुयान दौड़कर उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया, जुएलुओ, इतना भावुक मत हो। मुझे लगता है कि जियाओशी यूं ही बेमन से बोल रही थी। निंगशी उन दोनों लोगों को इतने नाटकीय अंदाज में देखकर मुस्कुराए। मैं यूं ही तो नहीं बोल रही थी। हाँ, अभी जब तुमने कहा था कि मैं जो चाहूंगी वही करोगे, तो तुम गंभीर नहीं थे। यान गेगे, जरा उसकी तरफ तो देखो। हमने उससे ईमानदारी और विनम्रता से माफी मांगी थी, लेकिन उसका क्या? वो हर बार हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है। तुम सच में उसकी बेशर्मी भरी गुजारिश मानने वाली तो नहीं हो, है ना? निंगजुएलुओ के चेहरे पर घबराहट थी और उसने बेबसी से सुयान की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया। मूर्ख लड़की, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुयान ने उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। फिर उसने निंगशी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। माफ करना शियाओक्षी, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता। निंगशी आखिरकार खेल खेल में थक गई। उसकी दिलचस्पी कम होते देख उसने व्यंग्य किया। पल भर में उसकी आंखें खंजर में बदल गईं। तो फिर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। निंगशी, ये कैसा रवैया है? अगर किसी की गलती है तो वो मैं हूँ। इसका यान गेज से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? निंगजुएलुओ ने सुयान का बचाव करते हुए कहा। निंगशी ने तालियां बजाईं।
आप दोनों की एक दूसरे के लिए भावनाएं आसमान छू सकती हैं और लोगों को रुला सकती हैं। तो फिर निंग जुएलुओ, तुम भी अपने अपराधों की भरपाई के लिए कुछ भी करने को तैयार होगे और सु यान के लिए कुछ भी करने को तैयार होगे, है ना? निंग जी की बातें सुनकर निंग जुएलुओ की भौहें तन गईं। कौन जानता था कि यह औरत उसे किस जाल में फंसा रही है? हालांकि इस सवाल का जवाब देने का एक ही तरीका था, जरूर। तुम क्या चाहती हो? निंग शुएलुओ की सतर्क निगाहों के नीचे निंग शी ने जानबूझकर खुद से बहुत देर तक बुदबुदाया। चूंकि हालात ऐसे ही हैं, तो कोई बात नहीं अगर सु यान तुम्हें छोड़कर न जाए। बस तुम निंग परिवार की सबसे बड़ी मालकिन का अपना दर्जा छोड़कर स्प्रिंग विंग टाउन के तांग परिवार के गांव में वापस आकर तांग शुएलुओ बनकर रहो। फिर हम तीनों के बीच के सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। तुम क्या सोचती हो? निंग जुएलुओ ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उसने कुछ बहुत ही भयानक सुन लिया हो। उसने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। निंग शी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम मुझे माँ बाप को छोड़ने के लिए और उस घर को छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकती हो जहाँ मैं 20 साल से रह रही हूँ? मैं, निंग शी ने अधीरता से हाथ हिलाकर निंग जुएलुओ को बीच में ही टोक दिया। बस, तुम्हारी हरकतें इतनी घटिया हैं कि अब बस करो। ये देखकर मेरी आंखें जल रही हैं। मैंने तुम दोनों से पहले भी कहा था कि जितना हो सके मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम दोनों ही बार बार मुझसे माफी मांगने आती हो और कोई न कोई मांगने को कहती हो। तुम दोनों ने तो कसम भी खाई थी कि मैं जो भी मांगूंगी तुम सब करोगी। जब मैंने सचमुच कोई मांगी तो तुम्हारे चेहरों पर, अरे नहीं, तुम इतने बेरहम, इतने बेशर्म और इतने बेतुके कैसे हो सकते हो, लिखा हुआ था। ये कैसी सुलह है? तुम्हारे शब्द तो बहुत अच्छे थे, पर ये तभी लागू होते हैं जब तुम्हारे अपने हितों को कोई नुकसान न पहुंचे और ये निवेदन एक मामूली दान पुण्य हो। तुम दोनों को ये पाखंड नहीं लग रहा, पर मुझे तो ये घिनौना लग रहा है। इसलिए मेरे पास तुम दोनों के लिए बस एक ही शब्द है, भाग जाओ। अध्याय 129, लोमड़ी की आत्मा की तरह। वोलारे नॉवेल्स पर हिडन मैरिज पढ़कर अनुवादक का समर्थन करें। सु यान और निंग जुएलुओ उदास और हताश भाव के साथ ड्रेसिंग रूम में लौट आए। निंग जुएलुओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सु यान के सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों के कोने से आंसू टपक पड़े। यान गेगे, क्या तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो? क्या तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो कि मैंने निंग शी की बात नहीं मानी? अपने दिल का दर्द महसूस करते हुए सु यान ने अपने गाल पर आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें क्यों दोष दूं? निंग जुएलुओ ने खुद को उसकी बाहों में ऐसे झोंक दिया मानो उसे अभी अभी मुक्ति मिली हो। यान गेज, शुक्रिया, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मुझे समझने के लिए शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि मैं निंग परिवार की दौलत और रुतबा नहीं छोड़ सकती, बस मैं अपने माता पिता को पीछे नहीं छोड़ सकती। एक बार जब मैं उन्हें पीछे छोड़ने, उन्हें फिर कभी न देखने के बारे में सोचती हूँ तो मैं, कोई बात नहीं, अब और मत रोना। मुझे पता है, मुझे ये सब पता है। सु यान ने उसकी पीठ थपथपाई और आह भरी। मैं बहुत भोली थी, सोच रही थी कि वो पहले वाली जियाओशी ही है। जुएलुओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब से मैं उसे तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी और न ही तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगी। यान गेगे, निंग जुएलुओ ने अपने सामने खड़े आदमी को मोहित निगाहों से देखा। उसकी चिकनी बाहें उसकी गर्दन में लिपटी हुई थीं और उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। हम अभी भी सेट पर हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो क्या हुआ अगर उन्होंने देख लिया? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। निंग जुएलुओ ने नखरे से विरोध किया और उसकी गोद में बैठ गई। उसकी उंगलियां उसकी छाती पर सहलाने लगीं और फिर उसने उसकी कमीज के बटन एक एक करके खोल दिए। हे निंग शी, मैं तुम्हारे आदमी के साथ सोने जा रही हूँ, कैसा रहेगा? कुछ ही देर बाद ड्रेसिंग रूम से हॉन्फने और हॉन्फने की आवाजें आने लगीं। नम आह, यान गेज, तुम कमाल हो। और जोर से, थोड़ा और जोर से। यान गेगे, तुम्हें क्या लगता है बेहतर कौन है, मैं या निंग शी? हम, कौन बेहतर है? बेशक यह आप ही हैं। अगर बात दिखावे की हो तो निंग शी ने इस मामले में निंग जुएलुओ को मात दे दी। हालांकि वह पहले काफी अंतर्मुखी और डरपोक थी। उसे पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे खुश करने के लिए कुछ करने की पहल करना तो दूर की बात थी। शुरू में तो उसे यह बात पसंद आई थी कि वह दूसरी लड़कियों की तुलना में कितनी पवित्र थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये बात जल्दी ही पुरानी हो गई। हालांकि वर्तमान निंग शी बिल्कुल अलग इंसान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक आकर्षक लोमड़ी आत्मा थी। उसका व्यक्तित्व साफ तौर पर बिगड़ चुका था और अब उससे तर्क करना भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी नजरें उससे हटाना मुश्किल था। आदमी की सांसें तेज हो गईं। आखिरी पल में उसके ज़हन में उसके चेहरे पर एक हल्की बेपरवाह मुस्कान उभरी। शुएलुओ जी, फिल्मांकन शुरू होने वाला है, क्या मैं मेकअप आर्टिस्ट को बुला सकती हूँ ताकि वह तुम्हारा मेकअप कर दे? छोटी असिस्टेंट दरवाजे के बाहर अजीब तरह से खड़ी होकर शर्मा रही थी। वह इतने लंबे समय से निंग जुएलुओ के साथ थी कि वह पहले से ही इस तरह की चीजों की आदी हो चुकी थी। क्या ही शुद्ध और मासूम कुंवारी निंग जुएलुओ साफ तौर पर एक मोहिनी थी। प्रशंसकों को सचमुच सुनना चाहिए कि उनकी देवी बिस्तर में कितनी कामुक लग रही थी। जब निंग शी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली तो उसे आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तब जाकर निंग जुएलुओ धीरे धीरे उसके पास आया। सबको इंतजार कराने के लिए माफ करना, आज मेरी त्वचा ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने मेकअप पर ज्यादा समय लगाया। निंग जुएलुओ ने माफी मांगते हुए भारी और सुस्त आवाज में समझाया। निंग शी की तरफ उसकी नजर गर्व और उत्तेजना से भरी थी।
जब वह निंग शी के पास से गुजरी तो उसने जानबूझकर अपना कॉलर भी ठीक किया, जिससे उसकी गर्दन पर लाल निशान दिखाई देने लगे। उसके लाल चेहरे, धुंधली आंखों और शरीर से आती विशेष मीठी गंध से ऐसा लग रहा था जैसे वह डर रही थी कि कोई यह नहीं बता पाएगा कि उसने क्या किया है। निंग शी के माथे पर एक नस फड़क उठी। अगर फिल्मांकन की वजह से न होता तो वह घृणा से निंग ज़ुएलुओ के साथ सांस लेने से इनकार कर देती। गुओ किशेग ने ताली बजाई। ठीक है, चूंकि सब लोग आ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। एक्शन। अध्याय 130। मेरे मरने के बाद दुनिया डूब जाए तो किसे परवाह। वोलारे नॉवेल्स पर हिडन मैरिज पढ़कर अनुवादक का समर्थन करें। बांस के जंगल में शाम ढल रही थी। दो महिलाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक ने चटक लाल रंग का परिधान पहना हुआ था, जबकि दूसरी ने बिल्कुल सफेद रंग का परिधान पहना हुआ था। शांगगुआन यिंगरोंग ने गंभीर भाव से कहा, मेंग चांगे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने भाइयों की खातिर बदला लेना चाह रहे थे। हालांकि तुम पहले ही कंसोर्ट जियान को मार चुके हो। क्या ये काफी नहीं है? मुझे यह मत बताओ कि तुम पूरे राज्य को तबाह करने वाले हो। मेंग चांगे की लंबी लाल बाहें हवा में जलती हुई लौ की तरह लहरा रही थीं। उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे किसी चींटी को तिरस्कार से देख रही हो। ये राज्य मेरे मेंग परिवार के प्रयासों से जीता है, तो क्या हुआ अगर मैं इसे अभी नष्ट कर दूं? शांगगुआन यिंगरोंग क्रोधित हो गया। तुम बहुत नासमझ हो। तुम कभी इस देश की धरती की रक्षा करने वाले सेनापति थे। तुम इतने तुच्छ क्यों हो गए हो? मुझे मत बताओ कि तुम इस देश को युद्ध की लपटों में घिरा हुआ और 100 साल बाद भी लोगों को पीड़ित देखना चाहते हो। मेंग चांगे के बाल हवा में बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे। उसने नीचे नजरें गड़ाईं और अपने लंबे सुंदर नाखूनों को सहलाया। पागलों की तरह उसने कहा, मेरे मरने के बाद दुनिया डूब जाए तो किसे फर्क पड़ता है? ये तो बहुत बढ़िया है। गुओ किशेग इतना भावुक हो गया कि उसे समझ नहीं आया कि इसे और कैसे वर्णित करे। ये लिंगलोंग आज खास तौर पर सेट पर आई थीं। दृश्य देखने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। उन्होंने राहत भरी आवाज में कहा, इस फिल्म में मुझे जिस किरदार की सबसे ज्यादा चिंता थी वह शांगगुआन यिंगरोंग नहीं बल्कि मेंग चांगे थे। जब मैंने पहली बार मेंग चांगे को बनाया था तो मैंने उन्हें जानबूझकर खलनायिका नहीं बनाया था। मैं ये फैसला दर्शकों पर छोड़ रही हूँ कि वह नायक हैं या खलनायिका। दर्शक इसका फैसला कैसे करेंगे, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अभिनेत्री उस किरदार को कैसे निभाती है। अगर अभिनेत्री में किरदार को ठीक से निभाने का हुनर नहीं है तो मेंग चांगे को फिल्म का सबसे बड़ा खलनायिका माना जाएगा। लेकिन अगर अभिनेत्री इसे बखूबी निभा पाती है तो मेंग चांगे की गहराई बखूबी दिखाई देगी। ये स्पष्ट था कि निंग शी ही दूसरी थी। गुओ किशेग के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, मुझे लग रहा है कि निंग शी को उसके किरदार के लिए पुरस्कार मिलेगा। वांग ताये ने कुछ बार सिर हिलाया। वो बहुत अच्छी है। हालांकि स्टारलाइट ने जिया किंग को खो दिया है, फिर भी उनके पास एक उभरता हुआ सितारा निंग शी है। उन्होंने इससे काफी फायदा उठाया है। कट। शाबाश। अगला सीन शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करो। चूंकि उन्होंने इस दृश्य को एक ही बार में पूरा कर लिया था, इसलिए जियांग मुये के अचानक चले जाने से गुओ किशेग की उदासी तुरंत दूर हो गई। जब वे ब्रेक रूम में वापस लौटे तो निंग ज़ुएलुओ ने बैठते ही अपनी सहायक को बुलाया और पूछा, निर्देशक अभी बाकी लोगों से क्या कह रहे थे? छोटी सहायक ऐसी लग रही थी जैसे वह बोलना चाहती हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरू करे। उन्होंने निंग शी की प्रशंसा की। निंग ज़ुएलुओ ने व्यंग्य किया। छोटे सहायक ने सिर हिलाया। निर्देशक गुओ ने कहा कि निंग शी ने बेहतरीन अभिनय किया है। पटकथा लेखक ये ने कहा कि निंग शी का अभिनय इतना अच्छा था कि उन्होंने मेंग चांगे को मुख्य पात्र बना दिया। निर्माता वांग ने भी निंग शी की तारीफ की और कहा कि वह शायद जिया किंग से भी आगे निकल जाएंगी। निर्देशक गुओ ने तो यहाँ तक कहा। उसने और क्या कहा? उन्होंने कहा था कि निंग शी को उसके किरदार के लिए पुरस्कार मिल सकता है। छोटी सहायक ने कमजोरी से कहा। निंग ज़ुएलुओ ने आर्मरेस्ट पर हाथ पटकते हुए कहा, क्या शेखी बघार रही है? आजकल अवार्ड्स बैकग्राउंड के हिसाब से मिलते हैं। क्या उसे लगता है कि अवार्ड्स बिना किसी पर्दे के पीछे के सपोर्ट के दिए जाते हैं? अगर उसे अवार्ड मिल भी गया तो क्या ज्यादा से ज्यादा उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ही मिल सकता है। वो तो बस मेरी फॉइल बनने के लिए ही तो आए है। छोटी सहायक ने झट से सहमति जताई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज़ुएलुओ जी कह रही है। वह तो बस एक प्रलोभनकर्ता की तरह काम कर रही है। वह आपकी बराबरी कैसे कर सकती है? दर्शक अंधे नहीं हैं। निंग ज़ुएलुओ के चेहरे पर थोड़ी गर्माहट तो आए, लेकिन उसकी आंखों के काले बादल पूरी तरह से नहीं छटे। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, वो चीज तो हमने काम शुरू होने से पहले ही तैयार कर ली थी। छोटी सहायिका हैरानी से चिल्लाई और फिर जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। हम सच में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर तुम देरी मत करो? अगर मैं तुम्हें ऐसा करने का आदेश दूं तो जाओ। निंग ज़ुएलुओ का चेहरा अधीरता से भरा था। मुझे समझ आ गया, मैं अभी उस व्यक्ति को बताऊंगा। इस समय सु यान की चिंतित आवाज पीछे से सुनाई दी। ज़ुएलुओ, क्या हुआ? तुम्हारा रंग रूप कुछ ठीक नहीं लग रहा। अध्याय 131। दुर्घटना या नहीं। वोलारे नॉवेल्स पर हिडन मैरिज पढ़कर अनुवादक का समर्थन करें। सु यान को देखते ही निंग ज़ुएलुओ के चेहरे पर शर्म आ गई। ये तुम्हारी वजह से हुआ कि मैं थक गया। तुम साफ तौर पर मुझे बहका रही थी। सु यान के चेहरे पर बेबसी का भाव था। इसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़े प्लास्टिक के बैग ऊपर उठाए। मैंने तुम्हारे लिए चिकन दलिया खरीदा है ताकि तुम अपनी ताकत वापस पा सको। अब बार बार यह मत कहना कि तुम थक गई हो। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। अगला दृश्य पिछले दृश्य के ठीक बाद आया।
ये बांस के जंगल में एक युद्ध था। ये देखकर कि मेंग चांगे पहले से ही पागल हो चुकी थी और तर्क को नहीं सुन रही थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद शांगगुआन यिंगरोंग बाद में परेशानी से बचने के लिए उसे मारने के लिए तैयार हो गया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक द्वारा उन्हें 2 घंटे से अधिक समय तक प्रशिक्षण देने के बाद वे दोनों लगभग मार्शल आर्ट सीख चुके थे। निर्देशक पहले तो उनके लिए स्टंट डबल ढूंढने को तैयार थे, लेकिन चूंकि निंगशी मार्शल आर्ट्स में अच्छी थी और पहले भी स्टंट डबल का काम कर चुकी थी, इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं थी। निंग जुएलुओ ने तब इशारा किया था कि वह खुद ये सीन करना चाहती है। गुओ किशेग स्वाभाविक रूप से फिल्म के लिए सबसे अच्छा प्रभाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। पेशेवर स्टंट मास्टर ने उन्हें अपने रिग में सेट करने में मदद की। कुछ बार जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ ठीक से सेट हो गया है, फिल्मांकन शुरू हुआ। मेंग चांगे पहले ही मर चुका है। शांगगुआन यिंगरोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल में दर्द और अफसोस के साथ बोली। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक सुंदर और खतरनाक कवच था, एक हथियार जो इस राज्य को नष्ट करने वाला था। अगले ही पल शांगगुआन यिंगरोंग की आंखों में जानलेवा इरादे उभर आए। उसी समय उसने अपनी कमर पर बंधी तलवार खींची और मेंग चांगे की ओर झपटी। मानो उसे शांगगुआन यिंगरोंग की हरकतों का पहले से ही अंदाजा हो। मेंग चांगे वहीं शांत खड़ी रही। जब तक तलवार उसकी नाक से कुछ इंच दूर नहीं हो गई, तब तक वह हिली नहीं। बस दोनों बाहें फैलाकर और अपने पैरों के पंजों से जमीन को छूकर वह किसी पंछी की तरह पीछे की ओर उड़ गई और शांगगुआन यिंगरोंग के हमले से बच गई। शांगगुआन यिंगरोंग ने ठंडी सांस ली और फिर से अपनी तलवार उठा ली। मेंग चांगे ने शांगगुआन यिंगरोंग के हमलों से बचने के लिए समय लिया। ये बिल्ली और चूहे के बीच की लड़ाई जैसा था। आखिरकार उसने लापरवाही से अपनी लाल पोशाक की कमर पर बंधी तलवार निकाली और जोरदार वार करने लगी। लगभग 10 चालों के बाद शांगगुआन यिंगरोंग हार गई। कई बार वह बांस की टहनियों से लगभग गिर गई। यद्यपि शांगगुआन यिंगरोंग के पास तलवार चलाने का कुछ कौशल था, फिर भी वह उस शक्तिशाली सेनापति मेंग चांगे के सामने एक शिशु के समान थी जिसने पूरी सेना को मार डाला था। शांगगुआन यिंगरोंग ने खुद को बहुत ज्यादा आंका था। उसने सोचा था कि इतने लंबे समय तक महल में छिपे रहने के बाद मेंग चांगे के हुनर अब फीके पड़ जाएंगे। किसने सोचा होगा कि वह मेंग चांगे के सामने भी नहीं टिक पाएगी। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दुश्मन को कम आंका था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार मेंग चांगे का खेल बहुत हो गया। उसकी नजरें ठंडी हो गईं जब उसकी तलवार 10,000 सैनिकों के बल के साथ शांगगुआन यिंगरोंग की छाती में घुस गई। शिर्क, ये किसी शरीर में तेज धार वाले ब्लेड के घुसने की आवाज थी। शांगगुआन यिंगरोंग ने अपनी छाती को थाम लिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। टूटी डोर वाली पतंग की तरह वह बांस के समुद्र के ऊपर आसमान से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद मेंग चांगे के हाव भाव का क्लोज अप होना था। गुओ किशेग निंगशी के प्रदर्शन को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे लगा कि निंगशी के हाव भाव में कुछ गड़बड़ है। निंग जुएलुओ घायल है, उसे बचाओ, जल्दी करो। अभी भी तारों पर हवा में लटकी हुई निंगशी अचानक चिल्लाई। एक पल के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई पंक्ति नहीं थी और निंग जुएलुओ वास्तव में आहत थी। सेट पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सभी ने निंग जुएलुओ को घेर लिया था। तार से नीचे उतरने के बाद निंगशी ने जल्दी से निंग जुएलुओ की छाती पर लगे घाव को दबाया जिससे खून बह रहा था। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे अचानक जोर से धक्का दे दिया गया। सु यान डर के मारे पीला पड़ गया और उड़कर वहां पहुंचा। उसने निंग जुएलुओ को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। जुएलुओ, जुएलुओ, तुम्हें क्या हुआ? यान गेज, ये बहुत दर्द देता है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो जाओगे, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। अध्याय 132। ये उसके माता पिता हैं। निंग कसी, अरे मैं उसके जख्म को ठीक से दबा रहा था, पर तुमने मुझे धक्का दे दिया और अब तुम उसे खून बहता हुआ देख रहे हो और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ है। पागल हो क्या? क्या तुम्हें बेवजह नाटक करने की लत लग गई है? अगर कोई और जरूरी मामला न होता तो निंगशी अपने हाथों को कमर पर रखकर उसे डांटती। क्या हुआ? गुओ किशेग अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ जल्दी से वहां पहुंचा। निंगशी ने अपनी नाक पर चुटकी काटी। मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने उसकी नाक में छेद किया तो मुझे ठीक नहीं लगा। ब्लेड वापस नहीं निकला। माना जा रहा था कि यह एक वापस खींची जा सकने वाली तलवार होगी। बल पड़ते ही इसे वापस खींच लेना चाहिए था। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हादसा होगा। गुओ किशेग गुस्से से भर गया। प्रॉप डायरेक्टर कहाँ है? अभी बाहर आओ। मैंने तुम्हें लाख बार कहा था कि सब कुछ ठीक से जांच लो। हम कोई दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने अपना काम कैसे किया? प्रॉप डायरेक्टर लड़खड़ाते हुए दौड़े, पसीना आ रहा था। डायरेक्टर गुओ, जब मैंने इसकी जांच की थी तो सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गुओ किशेग ने स्क्रिप्ट हाथ में लेकर उसे थप्पड़ मारा और गरजा, तो बताओ अभी क्या हुआ? सेट पर शुरू से ही समस्याएं आ रही थीं, उसका धैर्य लगभग सीमा पर था। इस समय वांग ताइहे ने अचानक पूछा, इस तलवार को छूने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? यह निंगशी ही होनी चाहिए। मैंने तलवार की जांच पूरी करने के तुरंत बाद उसे दे दी थी। वह अभ्यास के लिए इसे हर समय पकड़े रहती है। यह मेरी गलती है, मुझे फिल्मांकन शुरू होने से पहले इसे दोबारा जांच लेना चाहिए था। प्रॉप डायरेक्टर लगातार माफी मांगता रहा। ये सुनकर निंगशी की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर उसे अब तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो वह बेवकूफ ही होगी। इस समय वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। गुओ किशेग ने प्रॉप डायरेक्टर को घूरा, फिर निंगशी को उलझन भरी नजरों से देखा। आखिरकार अपना गुस्सा रोकते हुए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।
हमें पहले उसे अस्पताल भेजना होगा। पूरे सेट को बंद कर दो, खबर बाहर मत आने दो। बीजिंग के प्रथम पीपुल्स अस्पताल में जब निंग जुएलुओ के घाव का इलाज चल रहा था, सुयान उसके साथ अंदर जा रही थी। निंग शी वार्ड के बाहर गलियारे में खड़ी थी। उसकी पीठ अस्पताल की ठंडी दीवार से टिकी थी और उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे। निंग जुएलुओ सभी मासूम फूलों की पूर्वज कहलाने की हकदार थी। उसकी दया की चालें भी तो चरम पर थीं। क्या निंग जुएलुओ को ये डर नहीं था कि वह समय रहते नहीं रुकेगी और उसे चाकू मारकर मार डालेगी? बदकिस्मती से जैसे ही उसे पता चला कि तलवार में कुछ गड़बड़ है, उसने तुरंत रुककर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए घाव ज्यादा गहरा नहीं था। निंग जुएलुओ को ज्यादा से ज्यादा ऊपरी चोट लगी। हालांकि इस घटना के परिणाम बहुत कष्टदायक होने वाले थे। सबसे जरूरी बात ये थी कि उसकी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता खोजा जाए। निंग शी अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसने तेजी से कदमों की आहट सुनी। उसने अभी सिर उठाया ही था कि एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर पड़ा। उसके बाद उसके गालों में जलन होने लगी। कमीने, तुम जुएलुओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मेरे पास आओ। मैं ही थी जिसने उसे निंग परिवार में रखा था। मैं ही थी जो उसे लाड़ प्यार करने और प्यार करने को तैयार थी। जुएलुओ ने क्या गलत किया है? नवागंतुक उस पर उन्माद में चिल्लाया। उसकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वह अपनी कट्टर दुश्मन को देख रही हो। निंग शी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और फिर धीरे से अपना सिर उठाया। वह अपने सामने खड़ी धनी महिला को निश्चल भाव से देखती रही। आलीशान, कुलीन और सुसंस्कृत वस्त्र पहने यह उसकी मां थी। जूंग लिंग्यू के पीछे उसके पिता निंग याहुआ खड़े थे। उनकी आंखों में वही घृणा झलक रही थी। अगर जुएलुओ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उससे पहले जो दो लोग थे उनमें से एक उसकी जैविक मां थी और दूसरा उसका जैविक पिता। शुरू से आखिर तक उन्होंने कभी पूरी कहानी नहीं पूछी, बल्कि आते ही उसके साथ मारपीट और धमकियां ही की। निंग शी के पास लाखों बातें थीं जो वह उन्हें गुस्से से मुंह से झाग निकालने के लिए कह सकती थी। हालांकि इस समय तो मानो उसकी सारी ऊर्जा सूख गई थी। उसका बोलने का मन नहीं कर रहा था। वह बस उन्हें एक भयावह नजर से देख रही थी। अध्याय 133। मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। अरे नीच प्राणी, ये कैसी नजर है? निंग याहुआ गुस्से से भर गया। जैसे ही वह अपना गुस्सा निकालने वाला था, वार्ड का दरवाजा अंदर से खोल दिया गया। निंग याहुआ और झूंग लिन्यू ने तुरंत निंग शी को अपने दिमाग से निकाल दिया और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़े। सुयान, जुएलुओ अब कैसी है? अभी तो वो ठीक है, तुम अंदर जाकर उसे देख सकते हो, सुयान ने थके हुए से जवाब दिया। इसके बाद उसने मुड़कर निंग शी की तरफ देखा, जिसका गाल थोड़ा सूजा हुआ और लाल था और उसकी नजरें भारी थीं। झूंग लिंग्यू तुरंत निंग जुएलुओ के बिस्तर के पास पहुंची और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मम्मी की प्यारी, कैसी हो? दर्द हो रहा है? कहीं कुछ बुरा तो नहीं लग रहा? निंग जुएलुओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि यह बस एक ऊपरी घाव है। झूंग लिंग्यू ने उसके बालों को प्यार से सहलाया। तुम एक लड़की हो और इस जख्म का निशान बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम अब भी कह रही हो कि तुम ठीक हो जाओगी। अगर तलवार थोड़ी और अंदर चली जाती तो तुम अब जिंदा नहीं होती। वो कमबख्त लड़की इतनी खूंखार कैसे हो सकती है? तुम तो उसे अपनी बड़ी बहन भी समझते हो। जी, वो। निंग जुएलुओ के चेहरे के भाव फीके पड़ गए, लेकिन उसने सहन किया और बोलना जारी रखा। पापा, मम्मी, जीजी को दोष मत दो। उसकी कोई गलती नहीं है। प्रॉप में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर निंग याहुआ ने ठंडी आवाज में कहा, मूर्ख बच्चे, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? वह सहारा तो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई गड़बड़ी कैसे हो सकती है? अपनी बात खत्म करने के बाद वह दरवाजे की तरफ मुड़ा और वहां खड़ी निंग शी पर चिल्लाया, कमीने, तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? यहाँ आ और अभी जुएलुओ से माफी मांग। निंग शी के चेहरे पर एक अभेद्य मुखौटे जैसी उदासीनता छा गई। मुझे उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे माफी मांगना चाहती हो तो जरूर मुझे सबूत दिखाओ। अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर अपनी जान भी दे सकती हूँ। निंग याहुआ की उंगली कांप उठी जब उसने उसकी ओर इशारा किया। तुम अब भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो। मैं इस मामले की जांच न करके तुम्हारी कुछ इज्जत बचा रहा हूँ। जब तक तुम अपना अंत निकट नहीं देख लोगी तब तक तुम पछताओगी नहीं, है ना? क्या तुम्हें संतुष्ट होने से पहले मुझे पूरी तरह शर्मिंदा करना ही होगा? हे, तो निंग याहुआ की नज़र में उसकी छवि ही सबसे महत्वपूर्ण थी। निंग शी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं सचमुच उससे बदला लेना चाहती तो तुम अभी उसकी लाश देख रहे होते। फिर भी तुम्हें यहाँ पारिवारिक ड्रामा करने का मौका कैसे मिलता? निंग याहुआ ने जोर से मेज पटकी। मुझ पर बकवास बंद करो। निंग शी, माफी मांगोगी या नहीं? अगर तुम अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो तो मनोरंजन जगत से संन्यास ले लो। मैं इसे ऐसे मान लूंगा जैसे ये सब कभी हुआ ही न हो। अगर तुम अपनी मर्जी से काम लेना चाहती हो, धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी राह खुद चुनती हूँ। निंग शी जोर से हंसी और उन्हें अलविदा कहकर बिना पीछे देखे चली गई। झूंग लिंग्यू का चेहरा अविश्वास से भर गया। देखो, वह कैसा व्यवहार कर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसी शर्मनाक चीज को जन्म दिया है। निंग याहुआ इतना गुस्से में था कि उसे इधर उधर टहलना पड़ा। कितनी नीच औरत है। उसने मुझे सचमुच बहुत गुस्सा दिला दिया है। निंग जुएलुओ ने बेचैनी से समझाया। पिताजी, भूल जाइए, मैं अब ठीक हूँ। जीजी पर गुस्सा मत कीजिए, आप अपने शरीर को नुकसान पहुँचाएंगे। पिछली बार तो मैं उसे छोड़ ही चुका हूँ और उसने सचमुच ऐसा ही किया था। इस बार उसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। कौन जाने अगली बार वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करे।
मैं इस मामले को यूं ही नहीं भूल सकता। लेकिन पिताजी, ठीक है, अब इस बारे में मत सोचो, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, अपने पिताजी को इसे संभालने दो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें संतोषजनक परिणाम देंगे। निंग जुएलुओ की आंखें लाल हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नाराजगी को दबा रही हो, क्योंकि उसे धमकाया नहीं जा रहा था। कृतज्ञता भरे भाव से उसने कहा, शुक्रिया पापा, शुक्रिया मम्मी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। सू यान, जो अभी से चुप थी, ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शुएलुओ, तुम बहुत दयालु हो। इस बार निंगशी ने हद कर दी। अंकल सही कह रहे हैं, हम उसे ऐसे ही बेफिक्री से पेश नहीं आने दे सकते। अध्याय 134, एक नाइट गाउन और फूलों की पंखुड़ियां। जब निंगशी अस्पताल से बाहर निकली तो रात काफी हो चुकी थी। आसमान में तारे नहीं थे, चांद भी नहीं चमक रहा था। सड़कों पर बस कुछ ही गाड़ियां और लोग थे। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि निंग जुएलुओ की योजना अनाड़ी और अकुशल थी, फिर भी वह अंततः सफल रही। निंग जुएलुओ हमेशा उन चीजों का इस्तेमाल करती थी जिनकी उसे सबसे अधिक परवाह थी। उदाहरण के लिए सू यान और उसके माता पिता। कभी कभी उसे खुद पर भी शक होने लगता था और वह सोचने लगती थी कि क्या सच में सब कुछ उसकी ही गलती थी। क्या इसलिए कि वह इतनी भयानक थी, इतनी भयावह कि उसे सहना नामुमकिन था कि वे सब उससे नफरत करते थे, उसका तिरस्कार करते थे और उसे छोड़ देते थे। कभी कभी तो वह ये भी सोचती थी कि अब तक के उसके प्रयासों और संघर्षों का कोई अर्थ नहीं है। अगर वह किसी दिन अपना लक्ष्य हासिल कर भी लेती और उसे वह सब कुछ मिल जाता जो वह चाहती थी, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा था जो उसकी परवाह करता? वह हमेशा अकेली रहती। निंगशी सड़क पर बेमतलब भटक रही थी, विचारों में खोई हुई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक बिना प्लेट वाली काली कार चुपके से पीछे से उसका पीछा कर रही थी। जब वह बिना किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंची तो दो लोग तेजी से कार से उतरे। एक ने गीले कपड़े से उसका नाक मुंह ढक दिया, जबकि दूसरे ने उसे रस्सी से बांध दिया। उन्होंने उसे जबरदस्ती कार में खींच लिया। पूरी प्रक्रिया में केवल 5 सेकंड का समय लगा। जब निंगशी ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी तो वह नशे के प्रभाव में अपनी सारी ताकत खो चुकी थी। उसका शरीर भी बुरी तरह से जकड़ा हुआ था, इसलिए वह संघर्ष नहीं कर पा रही थी। उसके पीले होठों से एक कड़वी मुस्कान फैल गई। फंसने के बाद उसका अपहरण हो गया था। ये जन्मदिन काफी उत्साहपूर्ण था। कार बहुत देर तक आराम से चलती रही। निंगशी की आंखों पर काला कपड़ा पड़ा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कार कहाँ जा रही है और ये लोग कहाँ से आए हैं। क्या यह निंग जुएलुओ था? ऐसा लग नहीं रहा था। निंग जुएलुओ ने आज उस पर पूरी जीत हासिल कर ली थी और अब कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर वो कौन था? हाल ही में उसने किसे नाराज किया था? उसके दिमाग में सैकड़ों विचार कौंध रहे थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अचानक उसने अपने कान के पास एक आदमी को फोन पर बोलते सुना। नमस्ते सीओ जू। हाँ, हमने कर दिखाया, हम रास्ते में हैं। बिल्कुल सही, निश्चिंत रहिए, हम उसे समय पर जरूर भेज देंगे। ये लड़की बहुत सुंदर है, यहाँ तक कि मैं और मेरा भाई भी थोड़े उत्तेजित हो गए हैं। हा, हमारी हिम्मत कैसे हुई, हम उसे बिना किसी परेशानी के आपके पास जरूर भेज देंगे। निंगशी के दिल में भय भर गया। सीओ जू, उसे अचानक वह घटना याद आ गई जब वह कल रात ग्रैंड पल होटल के गलत कमरे में चली गई थी। ये सीओ जू जियांगचेंग नहीं हो सकता है ना? उस दिन जब वह अपनी बात मनवाने में सफल नहीं हुआ तो उसने हार नहीं मानी और लोगों को भेजकर उसका अपहरण करवा लिया। निंगशी जितना ज्यादा इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा यही लगता कि यही सच है। उसने तुरंत धीमे स्वर में गालियां दी। हालांकि जब वह भागने का कोई रास्ता सोच रही थी तभी दवाओं का असर होने लगा। उसकी चेतना और भी धुंधली हो गई और वह तेजी से अंधेरे में खो गई। जब निंगशी को थोड़ी सी चेतना आए तो उसने पाया कि उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। कमरे के अंदर से दो औरतों के बात करने की आवाज आई। उसका दिमाग अभी भी धुंधला था और वह समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या बात कर रही हैं। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वे उसके सारे कपड़े उतार रही हैं और फिर उसे एक पतला सा नाइट गाउन पहना रही हैं। इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उसके शरीर पर फूलों की पंखुड़ियों जैसा कुछ बिखेर दिया हो। निंगशी जितना ज्यादा इस बारे में सोचती उसे उतना ही ज्यादा लगता कि कुछ ठीक नहीं है। जू जियांगचेंग के अधीर स्वभाव को देखते हुए वह किसी औरत के लिए इतना सब कुछ करने का धैर्य नहीं दिखा पाता। उसे वापस लाते ही उसने उसके साथ ऐसा जरूर किया होगा। अभी तो उन्होंने उसके कपड़े बदले थे और फूलों की पंखुड़ियां भी बिखेरी थीं। उसे तो ये भी महसूस हो रहा था कि उन्होंने उस पर इत्र छिड़का था। वो मोटा सुअर, वो बूढ़ा बिगड़ैल, अगर उसे ले जाना था तो ले ही लेता। आखिर वो क्या कर रहा था? अध्याय 135। उसने एक स्त्री को तैयार किया। जू जियांगचेंग ने सुना था कि आज रात व्यापार के सिलसिले में शराब पार्टी है और लू टिंगजियाओ वहां आएगी। वह जल्दी आ गया था और उसने कुछ खास तैयारियां भी की थीं। आखिरकार सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। लू टिंगजियाओ ने उसके सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। लू टिंगजियाओ ने उस अनमोल प्राचीन सुलेख स्क्रॉल पर नजर भी नहीं डाली थी जिसे उसने किसी आसान रास्ते से खरीदा था। वह एक उजली और चमकदार कुंवारी लड़की भी लाया था और उसे देने का इशारा भी किया था, लेकिन उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वह कोई सब्जी देख रहा हो। जैसे ही वह चिंतित होने लगा, आखिरकार वह कॉल आ गई जिसका वह इंतजार कर रहा था। हेलो, अभी क्यों फोन कर रहे हो? क्या कर लिया? हाँ, हमने कर दिखाया, हम रास्ते में हैं, जल्दी करो, उस आदमी को 10 मिनट में ले आओ। कमरा नंबर 808 है, गलत मत समझना। कृपया निश्चिंत रहें, हम उसे समय पर जरूर भेज देंगे। ये लड़की बहुत सुंदर है, यहाँ तक कि मैं और मेरा भाई भी थोड़े उत्तेजित हो गए हैं।
अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो बाकी पैसे लेने की सोचना भी मत। मुझे उस औरत से बहुत काम है, उसके सिर का एक भी बाल नहीं छूटा होगा। थोड़ी ही दूर पर लू टिंगजियाओ एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसने घड़ी में समय देखा और खड़े होने से पहले अपनी आस्तीनें ठीक की। ऐसा लग रहा था कि वह अलविदा कहकर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी अपने बालों को झटकते हुए पूल से बाहर निकला, जिससे पानी की ताजगी भरी फुहारें उठ रही थीं। उसकी सांवली त्वचा स्वस्थ और आकर्षक लग रही थी और उसके पास खूबसूरत सिक्स पैक एब्स और एक वी लाइन थी जिस पर अनगिनत मर्द मरते होंगे। उस आदमी ने अपना घमंडी और खूबसूरत चेहरा ऊपर उठाया और जैसे ही वो जाने वाला था, उसका भीगा हुआ हाथ लू टिंगजियाओ की पिंडली पर आ गया। दुखी स्वर में उसने कहा, अरे 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 लू टिंगजियाओ, आज इस महफिल को बुलाने वाला मैं ही था। क्या तुम मुझे कुछ इज्जत दे सकते हो? तुम तो बस आधे घंटे बाद जा रहे हो। हम यहाँ एक दारू पार्टी में आए हैं और तुमने यहाँ आकर एक घूंट भी शराब नहीं पी। हमारे यहाँ बढ़िया वाइन और खूबसूरत चीजें हैं। क्या कोई चीज तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुकने पर मजबूर नहीं कर सकती? छोड़ दो। लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वह उस आदमी के हाथों पर पैर रख देगा। तभी लू जिंगली पीछे से हाथ में शराब का गिलास लिए हुए आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तियांगे, क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे भाई का दिल आज रात यहाँ है ही नहीं? आधा घंटा रुकने से ही तुम्हारा मुंह काला हो रहा है। मो लिंगटियन चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान लिए पूल के किनारे झुक गया। अगर उसका दिल यहाँ नहीं है तो कहाँ है? उसके पास कोई औरत नहीं है। लू जिंगली ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे झटका देने के लिए तैयार था। उसने कहा, किसने कहा कि उसके पास नहीं है? उसे जल्द ही एक मिलेगा। क्या? ये तो हद हो गई। मो लिंगटियन चौंक गया, जैसी की उम्मीद थी। एक छपाक के साथ वह पूल से बाहर कूद गया। उसका चेहरा विश्वासघात और गुस्से से भरा हुआ था। क्या हमने तय नहीं किया था कि हम जिंदगी भर भाई रहेंगे? जो पहले लड़की पकड़ता है वो कुत्ता होता है। लू टिंगजियाओ ने भावशून्यता से उसकी ओर एक तिरछी नजर डाली। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इतनी व्यर्थ बात पर सहमति जताई हो। लू जिंगली खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, तियांगे, तुमने एकांत रास्ता चुना है, इसलिए तुम जैसे चाहो वैसे फ्लर्ट कर सकती हो, लेकिन मेरे भाई का एक बेटा है, उसे अपने बच्चे के लिए मां ढूंढनी है। यह महिला कौन है? मो लिंगटियन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लू टिंगजियाओ ने फिर अपनी घड़ी देखी। उसके चेहरे पर पहले से ही बेहद बेचैनी थी। फिर वह तेजी से बाहर चला गया और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। धिक्कार है, उसने मुझे अनदेखा कर दिया। भला भाइयों को क्या हो गया? मो लिंगटियन ने पीछे से डांटा। लू टिंगजियाओ जा चुकी थी, इसलिए लू जिंगली भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक उबाऊ शराब पार्टी की तुलना में वह देखना चाहता था कि उसका भाई लड़कियों को कैसे पटाने की कोशिश करता है। हे भाई, तुम तो भाभी का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी से वापस जा रहे हो, है ना? बताओ, तुमने उनके लिए क्या सरप्राइज तैयार किए हैं? मैं तुम्हें उन्हें परखने में मदद करूंगा। लू जिंगली बड़बड़ाते हुए लू टिंगजियाओ के पीछे चल रहा था। तभी एक मोटा आदमी कहीं से आकर हमला करने लगा। सीओ लू, दूसरे यंग मास्टर, नवागंतुक सुअर की तरह पसीने से तरबतर था। ऐसा लग रहा था कि वह उनके पीछे दौड़ता हुआ आया था। लू जिंगली ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, चेयरमैन जू, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? मैं सीओ लू को ढूंढ रहा हूँ। जू शियांगचिंग ने लू टिंगजियाओ की तरफ देखा। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। उसने दोनों हाथों से एक पतला सुनहरा रूम की कार्ड थमाते हुए कहा, सीओ लू, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे स्वीकार करें। ये स्पष्ट था कि उसने लू टिंगजियाओ के लिए कमरे में एक महिला को तैयार किया था। अध्याय 136। क्या ये हो सकता है कि अंदर का व्यक्ति? इस समय लू टिंगजियाओ का किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। जू शियांगचिंग से उलझने में अपना समय बर्बाद करने से बचने के लिए उसने बस कमरे की चाबी ले ली और लंबे लंबे कदम आगे बढ़ाता रहा। लू टिंगजियाओ को कार्ड लेते देखकर जू शियांगचिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उसे फिर चिंता हुई कि क्या लू टिंगजियाओ सचमुच कमरे में जाएगी। लू जिंगली के चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था क्योंकि वह पीछे पीछे आ रहा था। वाह भाई, महिलाओं के मामले में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जू जियांगचिंग जरूर चिंतित हो गया होगा जब उसकी सारी रिश्वतें तुम्हें पसंद नहीं आईं और उसने तुम्हें एक असाधारण महिला दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। भाई, क्या तुम उसे चाहते हो? रुको, तुम्हारी भाभी तो पहले से ही है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम उसे एक नज़र भी नहीं गंवाओगे। मुझे कमरे का की कार्ड दे दोगे? बहुत प्लीज। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि जू जियांगचिंग किस तरह की देवी को खोजने में कामयाब रहा। लू टिंगजियाओ की उंगलियां हल्की सी हिलीं और कमरे का की कार्ड सीधे लू जिंगली की ओर उड़ गया। लू जिंगली ने सिर्फ 2 उंगलियों से उसे सही पकड़ लिया। बेहद खुश भाव से उसने कहा, तो अब मैं चलता हूँ टिल्डा। वाह, 808। ये तो असल में एक प्रेसिडेंशियल सुइट है। की कार्ड पकड़े हुए लू जिंगली ने एक गाना गुनगुनाया और खुशी खुशी अपने पीछे गेस्ट रूम की तरफ चल दिया। लिफ्ट सीधे ऊपरी मंजिल पर चली गई। एक हाथ जेब में डाले लू जिंगली सीधे दालान के आखिरी कमरे की ओर चल पड़ा। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने की कार्ड स्वाइप किया और एक बीप की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने से पहले लू जिंगली के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वह तो बस उत्सुकतावश देखने आया था। क्या होगा अगर अंदर बैठी औरत उस पर फिदा हो गई और उसे बाहर जाने ही न दे? यद्यपि वह विवाह करने में विश्वास नहीं रखते थे, फिर भी वह एक अच्छे इंसान थे जो केवल उचित रोमांटिक रिश्तों में ही शामिल होते थे।
कच की आवाज के साथ अंततः दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उसकी नजर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से ढका एक किंग साइज का बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर के बीचों बीच एक औरत लेटी हुई थी। हालांकि पंखुड़ियों ने उसकी नजर को थोड़ा सा ढक लिया था, फिर भी उसे एक बेहद पारदर्शी नाइट गाउन और लंबी सफेद टांगे साफ दिखाई दे रही थीं। ये दोनों पैर ही किसी भी मर्द की कल्पना को उड़ाने के लिए काफी थे। इस बार तो झू शियांगचेन ने वाकई पूरी ताकत लगा दी थी। सोचते सोचते लू जिंगली 2 कदम और अंदर चला गया। तभी उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी। यद्यपि उसकी आंखें फीते की एक सफेद पट्टी से ढकी हुई थीं, फिर भी वह एक ही नजर में पहचान सकता था कि बिस्तर पर लेटी महिला कौन है। वाह! लू जिंगली डर के मारे पीछे हट गया, मानो उसने कोई खूंखार जानवर देख लिया हो। उसका शरीर दरवाजे से टकराया और जोर की आवाज हुई। इसके तुरंत बाद उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और हवा के तेज झोंके की तरह पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। वह पागलों की तरह दौड़कर पार्किंग गैराज के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, जहां उसने ठीक समय पर लू टिंगजियाओ की कार को बाहर निकलते देखा। उसने झट से खुद को लू टिंगजियाओ को जाने से रोकने के लिए आगे बढ़ाया। कार के कान फाड़ देने वाली तेज आवाज के साथ रुकने के बाद लू टिंगजियाओ बड़ी मुश्किल से अपनी कार रोक पाया। उसके चेहरे पर बेहद भद्दा भाव था। लू जिंगली बार बार कार की खिड़की खटखटा रहा था, इससे पहले कि लू टिंगजियाओ मुंह खोलकर उसे डांटता। लू जिंगली ने उसे कार से बाहर खींच लिया और ऐसे बोली जैसे उनके घर में आग लग गई हो। भाई, जल्दी करो और मेरे साथ आओ। क्या चल रहा है? ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी मामला है। मेरे साथ चलोगी तो समझ जाऊंगी। इस समय मेरे लिए केवल एक ही चीज मायने रखती है। मुझे पता है तुम अभी भाभी को ढूंढना चाहते हो, पर ये मामला भाभी से जुड़ा है। परिणामस्वरूप लू टिंगजियाओ ने तुरंत उसका पीछा किया। बस इसी तरह दोनों लोग जल्दी से राष्ट्रपति स्वीट 808 में वापस चले गए। लू टिंगजियाओ ने ठंडे भाव से सामने वाले दरवाजे पर नजर डाली। उसकी आंखों से लग रहा था कि लू जिंगली को ही उसे समझाना चाहिए कि वह अचानक पागल क्यों हो गया था और उसे यहाँ क्यों घसीट लाया था। लू जिंगली ने अपना चेहरा पोंछा और इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोलते हुए धीमी आवाज में बोला, अंदर जाओ और खुद देख लो। ये शब्द सुनते ही लू टिंगजियाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि क्या अंदर वाला इंसान। अध्याय 137 पागल होने वाला हूँ। अगले ही पल लू टिंगजियाओ ने हाथ बढ़ाया और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। एक नजर देखने के बाद वह जहाँ खड़ा था वहीं रुक गया। हवा में एक भयानक ठंडी भावना भर गई। उस आदमी की नजर पास खड़ी लू जिंगली पर खंजर की तरह घूम गई। तुमने देखा? लू जिंगली इतना डर गया था कि वह दरवाजे से सट गया और कमजोरी से बोला, अगर मैं न देखता तो कैसे पता चलता कि वो भाभी हैं? तुम्हें इस बात से भी जलन तो नहीं होगी ना? उन कपड़ों और फूलों की पंखुड़ियों से ढके होने के कारण मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, और अगर मैं अपनी जिज्ञासा से उसे न खोज पाता तो कौन जाने आज रात उसके साथ क्या होता। मैं इसे जैसे भी देखूं, मेरे गुण मेरी बुराइयों से ज्यादा हैं। डार्लिंग लिटिल ट्रेजर के अलावा तुम्हें मेरे जैसा मददगार ईश्वरीय सहायक कहाँ मिलेगा? मैं लू टिंगजियाओ, बाहर निकलो। जी सर, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी। इस बार छूटने के बाद लू जिंगली तुरंत भाग निकली। वह जानता था कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। 1000 गोलियां चकमा देने के बाद भी वह अपनी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पाया। लू जिंगली के भाग जाने के बाद लू टिंगजियाओ तुरंत कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब वह बिस्तर से लगभग 10 कदम दूर था तो उसका सिर सुन्न हो गया। लाल रंग की फूलों की पंखुड़ियों से बिखरे सफेद बिस्तर पर अपनी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा को आधा छिपाए लड़की की पलकें फीते के नीचे हल्के से कांप रही थीं। उसने जो कपड़े की एक पतली परत ओढ़ी थी वह पहले से ही पसीने से लथपथ थी और उसके शरीर से चिपकी हुई थी। तनाव और घबराहट के कारण उसके नाजुक छोटे पैर की उंगलियां मनमोहक रूप से मुड़ी हुई थीं। ये दृश्य लू टिंगजियाओ के लिए किसी क्रूर परीक्षा की तरह था, जो इतने लंबे समय से धैर्यपूर्वक सहन कर रहा था। उसे लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। उसका कॉलर इतना टाइट हो गया था कि सांस भी मुश्किल से आ रही थी। उसने उंगली बढ़ाकर अपनी टाई को जोर से ढीला किया। शायद उस हरकत से हुई आवाज की वजह से बिस्तर पर लेटी लड़की इतनी डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसने हल्की सी हरकत करके बिस्तर से हटने की कोशिश की, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नशा दिया गया हो। उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद वह बस 2 सेंटीमीटर ही हिल पाई थी। थकी हुई उसकी सांस फूल रही थी और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी कनपट्टियों के बाल पसीने से भीगे हुए थे। वह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे पानी की एक बूंद खौलते हुए गर्म तेल में गिर गई हो। लू टिंगजियाओ को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और की इच्छा से चल रहा हो। वह बिस्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा था जब तक कि वह बिस्तर के पास नहीं पहुंच गया। लड़की को पलंग के पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने इतनी जोर से काटा कि उसका होंठ लगभग टूट गया और छूटने के लिए उसने और भी ज्यादा जोर लगा दिया। एक विचलित भाव के साथ लू टिंगजियाओ ने लड़की की ओर हाथ बढ़ाया। जब उसने अंततः उस त्वचा को छूने की अपनी इच्छा पूरी की जिसे वह इतने लंबे समय से चाहता था, तो उसके शरीर का जलता हुआ तापमान उसकी उंगली से होकर गुजरा और उसे आग लगा दी। हालांकि अगले ही पल उसे अचानक अपनी उंगली में तेज दर्द महसूस हुआ। लड़की ने उसकी उंगली को बुरी तरह काट लिया था। बहुत जल्दी ही उसकी उंगली से चमकीला लाल खून रिसने लगा। जब उसने लड़की के गहरे लाल होठों को अपनी उंगली के चारों ओर लिपटा हुआ देखा तो उसका दर्द भी आनंद में बदल गया। लू टिंगजियाओ को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। दर्द से उसका दिमाग तो नहीं साफ हुआ, लेकिन एक पल में उसे काटने वाली लड़की की ताकत अचानक खत्म हो गई।
उसके चेहरे पर खाली निराशा ठंडे पानी की बाल्टी की तरह उस पर पड़ी, जिससे आखिरकार उसकी नींद खुल गई। अरे यार, वह क्या कर रहा था? उसे पूरा एहसास था कि वह इस समय कितनी डरी हुई है। उसे पूरा एहसास था कि अंधेरे में बिताया गया हर पल उसके लिए पीड़ा और तकलीफ भरा था। लू टिंगजियाओ ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों पर बंधी फीते की पट्टी खोल दी। लड़की की पलकें जोर से कांप उठीं, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, मानो 1000 साल की गहरी नींद के बाद किसी सुंदरी के जागने की धीमी गति की पुनरावृत्ति हो रही हो। अध्याय 138, भाग्यशाली हो तुम। अगले ही पल लड़की ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। जैसे ही उस आदमी का आकार उन निराश मगर साफ आंखों में झलका, लड़की स्तब्ध भाव से देखती रही। फिर उसकी आंखों में धुंध छा गई। बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों के किनारों पर बहते हुए एक के बाद एक अंतहीन प्रतीत होते हुए प्रकट हुए। निंग शी, लू टिंगजियाओ लड़की के आंसुओं के कारण पूरी तरह से घबरा गई। क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मुझे माफ करना, मैं देर से आई। अब और मत रोना, मैं तुम्हें अस्पताल भेज दूंगी। तुम अब और मत रोना, ठीक है? उसका दिल धड़कना बंद होने वाला था। निंग शी की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने थोड़ी कोशिश करके अपने हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वे आधे ही गिर गए। क्या तुम उठना चाहती हो? लू टिंगजियाओ तुरंत झुकी और उसे सहारा देकर खड़ा किया। जैसे ही वह उसे बिस्तर से उतारने वाला था, उसकी बाहें अचानक उसकी गर्दन से लिपट गईं। उसका सिर उसके कंधों में धंस गया और चीख पुकार से उसका शरीर कांप उठा। उसके आंसुओं ने तेजी से उसके कपड़ों को गीला कर दिया और उसकी गर्दन पर बहने लगे। लू टिंगजियाओ को लगा जैसे कोई चाकू उसके दिल में चुभ रहा हो। उसने अपने बड़े हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से थपथपाया, मानो वह कोई कांच का नाजुक टुकड़ा हो। डरो मत, सब ठीक है, सब ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अत्यधिक घबराहट और भय के कारण निंग शी कम से कम 10 मिनट तक रोती रही। फिर वह रुक गई और हिचकी लेने लगी। लू टिंगजियाओ ने धैर्यपूर्वक उसे सांस लेने में मदद की, और क्योंकि वह उसे डराने से डर रहा था, उसने अपने शरीर को कठोर कर लिया और हिलने की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद निंग शी आखिरकार शांत हुई और उसके कान में बेहद कमजोर और असहाय स्वर में बोली, जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। भाग्यशाली हो तुम। उसने बस इतना कहा, भाग्यशाली हो तुम। इन 3 शब्दों ने उसे बहुत प्रभावित किया और उसके हृदय में गूंज उठे। किसी समय शायद उसे भी इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी प्रेमिका पहले से ही उस पर इतना भरोसा करती थी। निंग शी ने मुस्कुराते हुए हकलाते हुए कहा, लू टिंगजियाओ, तुम्हें नहीं पता कि आज का दिन कितना भयानक था। तुम्हें देखने से पहले ही मुझे जीवन पर शक होने लगा था और मैंने इस दुनिया से लगभग सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। उसने सोचा था कि वह अचूक है और उसने सोचा था कि अब ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे असंतुलित कर सके। हालांकि जब 5 साल पहले वाली रात वाली घटना फिर से होने वाली थी, तो वह खुद को टूटने से नहीं रोक पाई। उसने पहले भी इस बारे में सोचा था, भले ही झू शियांगचेंग उसे खुद लेने का इरादा न रखता हो, पर वह उसे किसी और को देने वाला जरूर था। एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं। झू शियांगचेंग के आसपास घूमने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से और भी घिनौना आदमी होगा। अभी वह खुश थी कि उसने गलत अनुमान लगाया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झू जियांगचेंग जिस व्यक्ति के साथ पक्षपात करना चाहता था, वह वास्तव में लू टिंगजियाओ था। लू टिंगजियाओ की आंखों में हत्या का भाव चमक उठा, लेकिन जब उसने कहा, तो उसका स्वर बेहद कोमल था। माफ करना, मैं ही तुम्हें इसमें घसीट लाया। मैं उस रात तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन इस वजह से झू शियांगचेंग के साथ गलतफहमी हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? तुम तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। निंग शी को अचानक एहसास हुआ कि वह अभी भी उसके शरीर पर लेटी हुई है और उसने तुरंत सीधी होने की कोशिश करते हुए अजीब तरह से कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। लड़की आंसुओं से सने चेहरे के साथ घुटनों के बल बैठी थी। फूलों की पंखुड़ियों की परत ओढ़ने के बाद उसके पतले कपड़े उसकी लाज बचाने में कोई मदद नहीं कर रहे थे। लू टिंगजियाओ खांसी और अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाईं। सब ठीक है। निंग शी ने अपना शरीर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ाने लगी। लू टिंगजियाओ ने जल्दी से उसे सहारा दिया। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूंगा। निंग शी का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। इस तरह की दवा से तो अस्पताल जाने पर भी कोई इलाज नहीं है। ओह लू टिंगजियाओ, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? अध्याय 139, शून्यता ही रूप है, रूप ही शून्यता है। क्या है? लू टिंगजियाओ ने अवचेतन रूप से खुद को संभाला। वह कपड़े की पट्टी जो मेरी आंखों को ढंक रही थी, क्या तुम उसे दोबारा पहनने में मेरी मदद कर सकती हो? निंग शी ने धीमी आवाज में पूछा। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए आश्चर्य की झलक दिखी। क्यों? निंग शी ने असहाय होकर कहा, नजर से दूर, मन से भी दूर। हालांकि निंग शी की बातें बहुत रहस्यमय थीं। लू टिंगजियाओ तुरंत समझ गया और उसने हल्की खांसी के बाद जमीन पर गिरी हुई लेस वाली पट्टी उठाई। फिर उसने धीरे से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से उसके सिर पर बांध दी। जैसे ही लू टिंगजियाओ करीब आया, निंग शी के अंदर की आग अचानक भड़क उठी। उसने मन ही मन जल्दी से कहा, शून्यता ही रूप है, रूप ही शून्यता है। जब वह सुरक्षित दूरी पर चला गया और उसकी नजरें ढक गईं, तभी उसके शरीर का कोलाहल धीरे धीरे शांत हुआ। अगर झू शियांगचेंग जैसा कोई घिनौना और अश्लील व्यक्ति आया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वह लू टिंगजियाओ ही तो थी। उसे कामोत्तेजक दवा दी गई थी और लू टिंगजियाओ असल में एक उत्प्रेरक थी जो दवा के असर को असीम रूप से बढ़ा सकती थी, जिससे ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती थी जो किसी की जान ले सकती थी। क्या अब सब ठीक है?
लू टिंगजियाओ ने पूछा। निंगशी ने सिर हिलाया। मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। क्या तुम मुझे बाथरूम तक जाने में मदद कर सकते हो? ठंडे पानी से नहाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी देर रुको, मैं टब भरने में तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद। बाथरूम में पानी के छींटे पड़ने की आवाज शांत कमरे में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। यद्यपि वह पहले की तरह ही अंधी थी, फिर भी इस बार उसे सहजता और राहत का एहसास हुआ। कुछ देर बाद पानी की आवाज बंद हो गई और कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुम चल सकती हो? लू टिंगजियाओ ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बस एक सेकंड के लिए मेरा समर्थन करें। लू टिंगजियाओ ने उसे सहारा देने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ाईं और सोच समझकर उनके बीच दूरी बनाए रखी। केवल उसकी बाहें ही उसके संपर्क में थीं। जब उसका शरीर अंततः बर्फीले पानी में डूब गया तो निंगशी ने एक आरामदायक आह भरी, ममम। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर तनाव छा गया। मैं पहले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ज्यादा देर तक भीगना मत और ध्यान रखना कि सर्दी न लग जाए। ठीक है। लू टिंगजियाओ मुड़ा और चला गया। उसकी पीठ उसकी बेचैनी और मुश्किल हालात से बच निकलने की भावना को दर्शा रही थी। जाने के बाद लू टिंगजियाओ ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि एक व्यक्ति कमरे में घुस आया है। क्योंकि उसका सहारा चला गया था, लू जिंगली ऊपर चढ़ा और कमरे में झांकने की कोशिश करते हुए अपनी पीठ की धूल झाड़ ली। उसने एक बार खांसी, फिर बोला, हे, मुझे बस तुम लोगों की चिंता थी। बस मुझे चिंता थी कि मैं कोई कामचोर तो नहीं बन रहा हूँ। लू टिंगजियाओ को ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही उसके दरवाजे के पास छिपे होने का अंदाजा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, कार के पास जाओ और मेरे लिए दस्तावेज लेकर आओ। लू जिंगली ने मुंह खोलकर तब तक देखा जब तक उसका मुंह ओ के आकार का नहीं हो गया। भाई, क्या तुम्हें यकीन है तुम इस तरह की स्थिति में भी दस्तावेज देख सकते हो? क्या तुम अब भी मर्द हो? लू टिंगजियाओ की निगाहें उस पर ठंडी पड़ गईं। क्या मुझे तुम्हें ये साबित करने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ। फौरन। उसका भय उसे खास तौर पर मर्दाना और हिंसक पिटाई के जरिए यह बात जरूर साबित कर देगा। जब वह दस्तावेज लेकर आया तो लू जिंगली को अंदर से पानी की आवाज सुनाई दी। फिर उसने आह भरी और कड़वाहट से कहा, ठंडे पानी में क्यों नहा रहे हो? तुम खुद को ही दवा के तौर पर पेश क्यों नहीं कर देते? क्या बर्बादी है? ये तो बर्बादी है। लू टिंगजियाओ, अब आप जा सकते हैं। दरअसल मैं जाना नहीं चाहती। असल में मैं यहीं रहना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ और हर मौसम में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लू जिंगली ने अनिच्छा से गायब होते हुए गाया। कमरे में वापस आने के बाद लू टिंगजियाओ ने बाथरूम के पाले से ढके दरवाजे के पीछे की धुंधली आकृति को अनदेखा करने की बहुत कोशिश की और खुद को अपने हाथों में रखे दस्तावेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। वह बहुत कुशल था। 30 मिनट में वह वास्तव में 2 पृष्ठ पढ़ने में कामयाब रहा। यह वह क्षण था जब निंगशी ने बाथरूम से चिंतित होकर चिल्लाया, लू टिंगजियाओ। अध्याय 140। जल्दी करो और मेरी मदद करो। लू टिंगजियाओ ने जल्दी से जो कुछ भी पकड़ा था उसे एक तरफ फेंक दिया और बाथरूम के दरवाजे के पास भागा। निंगशी, क्या हुआ? लू टिंगजियाओ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ जाओ, मैं जाना, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो? लू टिंगजियाओ अधिक से अधिक घबरा रहा था, लेकिन उसने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। मेरे पैर में ऐंठन हो रही है, बहुत ऐंठन हो रही है। जल्दी करो और मेरी मदद करो। आओ। लू टिंगजियाओ ने राहत और लाचारी दोनों से अपना चेहरा थपथपाया और फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। पानी ठंडा था इसलिए अंदर कोई भाप नहीं थी। पूरी तरह भीगने के बाद उसके कपड़े पूरी तरह पारदर्शी हो गए थे। लू टिंगजियाओ ने थोड़ा सा निगला। हालांकि उसे कोई नशा नहीं दिया गया था, फिर भी उसकी तकलीफ निंगशी से कम नहीं थी। लू टिंगजियाओ, निंगशी के आग्रह ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। लू टिंगजियाओ तेजी से उसके पास आया। कौन सा पैर है? दाहिना पैर, दाहिना पैर। निंगशी का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया था। लू टिंगजियाओ ने औपचारिकता पूरी किए बिना जल्दी से एक हाथ से उसका टखना और दूसरे हाथ से उसकी जांघ थाम ली। फिर उसने जोर जोर से उसकी मालिश शुरू कर दी। क्या ये ठीक है? नहीं, अभी भी ऐंठन हो रही है। थोड़ी और ताकत लगाओ। अभी के बारे में कैसे? दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे करो। अब सब ठीक है, लगभग पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में लू टिंगजियाओ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। थककर उसने धीरे से उसका पैर नीचे रख दिया। एक पल बाद लू टिंगजियाओ ने अचानक उसके शरीर और पैरों पर लाल रस्सी के कई निशान देखे। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? क्या झू जियांगचेंग ने ऐसा किया है? मेरा शरीर। निंगशी ने अनजाने में अपनी जांघ को छुआ जहां हल्का सा दर्द हो रहा था। क्या तुम इनके बारे में बात कर रही हो? ये मुझे आज सस्पेंशन वायर से मिले हैं। तभी लू टिंगजियाओ के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। हालांकि उसने फिर से भौहें चढ़ाईं। मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जाता हूँ। इतना कहकर उसने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। भीगते मत रहो, अगर ऐसे ही रही तो बीमार हो जाओगी। निंगशी सहज ही पानी में और गहराई में डूब गई और अपनी उंगलियों से 10 मिनट का निशान बनाने लगी। 10 मिनट, बस मुझे 10 मिनट और दे दो। मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गई थी, लेकिन जब तुम अंदर आए तो। लू टिंगजियाओ, ठीक है। वह बाथरूम से बाहर निकला और फिर एक बार होटल के कमरे का दरवाजा खोला। निश्चित रूप से लू जिंगली फिर से अंदर आ गई। लू जिंगली। एक पल के अंदर लू जिंगली रेंगते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और झुककर बोला, भाई, मुझे माफ करना, मैं तुरंत चला जाऊंगा। रुको, नीचे जाओ और मुझे दवाई खरीदने में मदद करो। लू टिंगजियाओ ने उसे रोका।
किस तरह की दवा? लू जिंगली ने अस्पष्ट भाव से अपनी पूंछ हिलाई। चोट लगने और ऐसी ही किसी भी चीज के लिए। लू जिंगली की आंखें तुरंत दीपक की तरह चमक उठी। भाई, तुमने आखिरकार अपना कौशल दिखा ही दिया। लू टिंगजियाओ की बर्फीली निगाहें उस पर टिकी रहीं। लू जिंगली, माफ करना, मैं गलत की। अगर तुमने आखिरकार अपना पराक्रम दिखाया भी, तो वह इतना कम कैसे हो गया? ये बेचारा अभी जाकर काम चला लेगा। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि लू जिंगली दवा खरीदकर दौड़ता हुआ वापस आ गया। उसने बड़े ही शालीन भाव से कहा, भाई, मुझे बाहर पहरा क्यों नहीं दे देते? क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर मैं कभी भी तुम्हारे काम आ सकूं? लू टिंगजियाओ ने उसे तिरछी नजर से देखा। अगर मैं तुम्हें तीसरी बार देखूं, तब परिणाम बहुत गंभीर होंगे। लू जिंगली बस पछतावे की एक आह भर सका। फिर उसने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सा चौकोर डिब्बा निकाला। भाई, मैंने यूं ही तुम्हारे लिए ये खरीद लिया था। ये होटल में मिलने वाले डिब्बों से तो बिल्कुल बेहतर है। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? उफ! लू जिंगली को एक लात मारकर बाहर फेंक दिया गया था। अध्याय 141, अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति के आगे झुकना। दवाएं रखने के बाद लू टिंगजियाओ निंगक्षी से पूछने के लिए दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि क्या उसने दवाई खत्म कर ली है। तभी अंदर मौजूद व्यक्ति ने अचानक बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। एक बड़े से तौलिए में कसकर लिपटी हुई निंगक्षी एक रोएदार छोटे कीड़े की तरह बाहर निकली। सावधान! इस बात से चिंतित कि वह ठोकर खाकर गिर जाएगी, वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। निंगक्षी ने आह भरी और गंभीरता से बोली, मुझे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, लू टिंगजियाओ। मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? लू टिंगजियाओ हैरान थी। निंगक्षी ने ऐसे कहा जैसे उसे साफ पता हो। जाहिर है, तुम्हें मुझसे ही सावधान रहना है। थोड़ी देर भीगने के बाद मेरी सारी ताकत लगभग वापस आ गई है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर छिपा सुप्त ज्वालामुखी अब भी ऐसा लग रहा है मानो कभी भी फट सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर मैं अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति के आगे झुक गई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं पागल हो जाती हूँ, तो मुझे खुद से भी डर लगता है। लू टिंगजियाओ के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सच तो ये है कि वह वास्तव में ऐसा कुछ घटित होने की आशा कर रहा था। दवा आ गई है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लू टिंगजियाओ ने पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी पवित्रता की खातिर बेहतर होगा कि मैं खुद ही इसे लगाऊं। निंगक्षी ने जोश से कहा। मेरी पवित्रता? लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं। निंगक्षी ने आंख मारते हुए कहा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम शादी के बाद ही किसी के साथ यौन संबंध बनाओगी? उनके जैसा ईमानदार और स्वाभिमानी, मूल्यों के प्रति दृढ़ भावना रखने वाला व्यक्ति सचमुच भूसे के ढेर में सुई की तरह था। उनके सिद्धांतों को तोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। लू टिंगजियाओ ने अपनी नाक भींच ली। क्या अभी भी वो शब्द वापस लेना संभव था? निंगक्षी ने हिचकिचाते हुए कहा, उस बारे में मैंने नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना है। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया और उसे दवा थमा दी। फिर वह जाने की पहल करते हुए बोला, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा लग रहा है। ठीक है, रास्ते में कृपया मेरी मदद करके देख लेना कि मेरे कपड़े पर्स वगैरह वहाँ हैं या नहीं। ठीक है। लू टिंगजियाओ लिविंग रूम में चला गया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे कोने में कपड़ों का एक टोकरीनुमा डिब्बा दिखाई दिया। निंगक्षी का सारा सामान उसमें रखा था। उसके पर्स के अंदर एक लाइट जल उठी। उसके म्यूट किए हुए फोन पर एक कॉल आ रही थी। लू टिंगजियाओ ने लापरवाही से उस पर एक नजर डाली। 1 सेकंड बाद उसकी पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। कॉलर आईडी पर 2 अलग अलग अक्षर दिखाई दिए थे। वॉइस। ये वास्तव में वह व्यक्ति था जिसकी पहचान वह अभी तक उजागर नहीं कर पाया था। कॉल नहीं कटी और स्क्रीन लगातार चमकती रही। लू टिंगजियाओ 10 सेकंड से ज्यादा देर तक देखता रहा। आखिरकार उसने अपनी पतली उंगली से फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। फोन के दूसरी तरफ से किसी तरल पदार्थ के टपकने की आवाज आई, मानो कोई शराब डाल रहा हो। तुरंत ही एक कर्कश पुरुष की आवाज आई, अरे बहन, क्या तुम्हें मेरा तोहफा मिल गया? जन्मदिन मुबारक हो। लू टिंगजियाओ कुछ नहीं बोली। नमस्ते। लगभग 5 सेकंड के बाद जब लू टिंगजियाओ ने मान लिया था कि दूसरा व्यक्ति फिर से नहीं बोलेगा, तो राक्षसी आकर्षण वाली आवाज फिर से बोली, हे, तुम निंगक्षी नहीं हो? लू टिंगजियाओ चुप रही। फिर वाइन के गिलास के हल्के से कांच पर थपथपाने की जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसके बाद उस आदमी ने कुछ उत्सुकता से बोलना जारी रखा, तो फिर तुम कौन हो? मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम जरूर एक आदमी हो। एक आदमी जो इस समय उसके साथ है। क्या तुम फायदेमंद दोस्त हो या अभी डेटिंग कर रहे हो? वह आदमी रुका और फिर जोर से हंसा। उसके लहजे में खतरनाक छिपी हुई द्वेष भरी थी। अगर तुम लोग डेट कर रहे हो, तो क्या उसने तुम्हें बताया है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। और हाँ, मैं दूसरा आदमी हूँ। वह क्या कहना चाह रहा था? जैसे ही लू टिंगजियाओ और जानकारी जुटाने जा रहा था, मोबाइल फोन अचानक काला पड़ गया। दरअसल उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और वह अपने आप बंद हो गया था। अध्याय 142, घास में लौटना। वोलारे नॉवेल्स पर हिडन मैरिज पढ़कर अनुवादक का समर्थन करें। उन्होंने हमेशा सोचा था कि वाइस निंगक्षी के पूर्व प्रेमियों में से एक था, लेकिन दूसरे ने फोन पर जो कुछ कहा था, उससे क्या वह और निंगक्षी अभी भी साथ थे? अन्यथा उन्होंने अफेयर का जिक्र क्यों किया होगा? निंगक्षी का एक बॉयफ्रेंड था। उसने पहले कभी उसका जिक्र ही नहीं किया था। इस संभावना के बारे में सोचते समय लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति तूफानी हो गई। हालांकि वह जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि अभी भी यह संभावना थी कि उस आदमी ने जानबूझकर अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने के लिए ऐसा कहा था। लू टिंगजियाओ, मैंने दवा लगा दी।
क्या मेरी चीजें वहाँ हैं? वे यहाँ हैं। लू टिंगजियाओ को होश आया और उसने उसका सामान आगे बढ़ा दिया। लू टिंगजियाओ ने निंगशी के कपड़े बदलने तक इंतजार किया और फिर अंदर चली गई। अपने कपड़े बदलने के बाद निंगशी को ज्यादा सुकून मिला और माहौल पहले जैसा अजीब नहीं रहा। इसलिए उसने आंखों पर से पट्टी हटा दी। जैसे ही उसने आंखों से पट्टी हटाई, उसने देखा कि लू टिंगजियाओ उसे बेहद उलझन भरी नजरों से देख रहा है। उसने अनजाने में अपना चेहरा छुआ और उलझन में बोली, क्या कुछ गड़बड़ है? लू टिंगजियाओ बिस्तर के किनारे बैठ गई। निंगशी, क्या तुम मुझे अपने निजी मामलों के बारे में बता सकती हो? मेरे निजी मामले क्या मायने रखता है? कुछ भी ठीक है। निंगशी को लगा कि लू टिंगजियाओ जानबूझकर उसका ध्यान भटकाने के लिए विषय बदल रही है, इसलिए उसने बोलने से पहले एक पल सोचा, तो मैं तुम्हें अपने गृहनगर के बारे में बताऊंगी। यद्यपि यह वह उत्तर नहीं था जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी, फिर भी अंततः वे इस विषय पर अवश्य ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह एकमात्र अवसर था और पहली बार ही था जब उसने अपने निजी मामलों के बारे में उससे बात की थी। इस प्रकार लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। जरूर। लू टिंगजियाओ, सी सिटी के बाहरी इलाके में स्प्रिंगविंड टाउन नाम का एक छोटा सा शहर है। उफ, इतनी छोटी सी जगह, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। मुझे पता है, वहाँ का नज़ारा अच्छा है। हीरो इन अ कैओटिक वर्ल्ड ने वहाँ कुछ दृश्य फिल्माए हैं, है ना? जब निंगशी ने ये सुना तो वह उत्साहित हो गई। यह सही है, यह सही है। तो तुम्हें इसके बारे में पता था? अराजक दुनिया में नायक का वह दृश्य जहाँ मुख्य जोड़ा गेहूं के खेतों में घास में लौट रहा था, हमारे शहर में फिल्माया गया था। अरे क्या लोटपोट हो गया? उसने इस वक्त लोटपोट होने की बात क्यों कही? उसने तो बस उस विषय को भूलने के लिए इतनी बातें कर ली थी। ठीक है। निंगशी ने जल्दी से इस खतरनाक विषय को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने एक बार खांसते हुए कहा, सबसे जरूरी बात, क्योंकि शहर का ज्यादा विकास नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और हवा बहुत ताज़ा है। कुछ साल पहले लू जिंगली ने वहाँ मछली पकड़ने जाने के लिए कई बार जोर लगाया था, लेकिन मैं उस समय काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए हम नहीं जा पाए। लू टिंगजियाओ की आवाज में थोड़ा अफसोस था। अगर वह उस समय गया होता तो क्या वह उससे पहले मिल पाता? एक निश्चित दृष्टिकोण से देखा जाए तो लू जिंगली को उसके और निंगकसी के लिए मैचमेकर के रूप में गिना जा सकता है। हालांकि वह उस समय वहां नहीं गया था, फिर भी अंततः उसकी उससे मुलाकात हुई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि लू जिंगली लिटिल ट्रेजर को एक बार में ले गई थी, जिसके कारण वे एक साथ आए थे। जब मैं वापस आऊंगा तो उसे उचित इनाम दूंगा। अगर मौका मिले तो कम से कम एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। आप निराश नहीं होंगी। अगर आप जाएंगी तो मैं आपकी टूर गाइड बन सकती हूँ। अपने शहर के बारे में बात करते हुए निंगशी का चेहरा उत्साह से भर गया, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव धुंधले पड़ गए। 20 साल से भी ज्यादा पहले यहाँ की हवा और भी अच्छी थी। उस जमाने में कई अमीर लोग छुट्टियां मनाने आते थे, उनमें से कई तो अपनी सेहत के लिए गर्भवती होने पर भी आते थे। 24 साल पहले उनमें से एक थी मैडम निंग जूनलिंग्यू। निंगशी अचानक चुप हो गई। लू टिंगजियाओ ने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि चुपचाप उसका इंतजार किया। निंगशी ने गहरी सांस ली और ऐसे बोलना जारी रखा जैसे कोई कहानी सुना रही हो। मैडम निंग अपनी गर्भावस्था के दौरान स्प्रिंगविंड टाउन में रहने के लिए तैयार थीं और शहर में ही बच्चे को जन्म देने वाली थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गलती से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाएगी, जिससे बच्चा समय से पहले पैदा हो जाएगा। अध्याय 143। क्या आप साथ नहीं खेल सकते? क्योंकि वे समय पर शहर वापस नहीं पहुंच सके, इसलिए उसे स्प्रिंगविंड टाउन के एकमात्र अस्पताल में भेज दिया गया। उसी रात एक और गर्भवती महिला को भी वहां भेजा गया। फिर क्या हुआ? लू टिंगजियाओ ने पूछा, हालांकि उसे मोटे तौर पर अंदाजा था कि आगे क्या हुआ था। निंगशी ने कंधे उचका दिए, इससे तो ड्रामा हो गया। उस छोटे से अस्पताल में स्टाफ बहुत कम था और सिस्टम भी अव्यवस्थित था, इसलिए दोनों बच्चियों की अदला बदली हो गई और यह गलती 18 साल तक चलती रही। क्या तुम्हें पता है, निंग जुएलुओ का ब्लड ग्रुप भी मेरे जैसा ही है, इसलिए यह मामला छिपा रहा। तो फिर बाद में इसका पता कैसे चला? निंगशी मुड़ी और लू टिंगजियाओ की ओर देखकर मुस्कुराई। इसके लिए मुझे अपने उस बेलगाम चाचा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। निंग याओ बांग। लू टिंगजियाओ को उनके बारे में कुछ पता था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि राजधानी में उस समय युवा पीढ़ी के बीच वो ज्यादा जाने माने लोगों में से एक थे। यह सही है, मेरे चाचा एक प्लेबॉय थे। शादी के बाद भी उन्होंने बाहर अपनी मनमानी जारी रखी और कई लोगों की जान भी ले ली। उनके कुल मिलाकर एक बेटा और 3 बेटियां हैं। शायद निंग परिवार के फेंगशुई में कुछ गड़बड़ है। जब उनकी पीढ़ी की बात आई तो किसी कारणवश निंग याओ हुआ और निंग याओ बांग दोनों ही वैध पुत्रों को जन्म नहीं दे पाए। मेरे चाचा का नाजायज बेटा निंग परिवार की इस पीढ़ी का एकमात्र पुरुष उत्तराधिकारी बना। मेरे चाचा उस समय बहुत घमंडी थे और सोचते थे कि आखिरकार वे ही परिवार के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन आखिर में उन्हें पता चला कि वह इकलौता बेटा तो उनका था ही नहीं, उसे तो उस लड़की ने धोखा दिया था जो उनके साथ बाहर थी। हा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ? लू टिंगजियाओ उसकी आंखों की चमक पर पूरी तरह मोहित हो गया। जवाब देने से पहले उसने सवाल पर गहराई से सोचा। तो फिर तुम्हारे दादाजी ने निंग परिवार के सभी पोते पोतियों का डीएनए टेस्ट करवाया था और पता चला कि निंग जुएलुओ तो निंग परिवार का हिस्सा ही नहीं थी। निंगशी ने उदास भाव से कहा, क्या तुम भी साथ नहीं खेल सकते? तुम्हें सस्पेंस में रखने की कोशिश बेकार है। लू टिंगजियाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैं अगली बार सुधार करूंगा।
निंगशी ने एक बार बड़बड़ाते हुए बताया। खैर, जब उन्होंने जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि उस समय अस्पताल में मुझे निंग जुएलुओ के साथ बदल दिया गया था, इसलिए मुझे निंग परिवार में वापस लाया गया। उसे इतनी सहजता से यह बात कहते हुए सुनकर लू टिंगजियाओ ने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन किसी कारण से लू टिंगजियाओ से उस कोमल थपकी को पाकर उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई बड़ी शिकायत हो गई हो। जैसा कि अपेक्षित था, आपको दुख तभी होता था जब कोई आपकी परवाह करता था। अगर कोई आपकी परवाह नहीं करता तो आप किससे शिकायत करते? लड़की का उदास चेहरा देखकर लू टिंगजियाओ ने उदारतापूर्वक अपनी बाहें फैला दी। मैं तुम्हें अपना आलिंगन दे सकता हूँ। निंगशी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट हुई और फिर वह मुड़ गई। मुझे यह नहीं चाहिए। तुम मुझे अपराध करने के लिए उकसा रहे हो, समझ रहे हो? लू टिंगजियाओ ने कुछ और नहीं कहा, बस उसे ध्यान से देखता रहा। तुम्हारे दत्तक माता पिता के बारे में क्या उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया? अपने दत्तक माता पिता के बारे में बात करते हुए निंगशी ने थोड़ा संभलते हुए कहा। मेरी दादी बेटियों से ज्यादा बेटों को तरजीह देती थी और मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मुझे नदी में डुबोने के लिए लगभग फेंक ही दिया था। एक बार उन्होंने मुझे नदी में फेंका भी था, लेकिन मेरे पिताजी मुझे उठाकर घर ले गए। मेरी माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मेरा एक बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी छोटा भाई भी है। ये सुनकर कि उसे लगभग नदी में डूबने के लिए फेंक दिया गया था, लू टिंगजियाओ का दिल बैठ गया। जब उसने अपनी माँ का जिक्र किया तो उसके हाव भाव ठीक नहीं लगे, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। मुझे अपना असली घर बहुत पसंद था। जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनकी जैविक संतान नहीं हूँ तो ऐसा लगा जैसे मुझ पर आसमान टूट पड़ा हो। हालांकि निंग परिवार की ताकत के आगे मुझे चुनने की आज़ादी भी नहीं थी। अगर मैंने उस समय पूरी ताकत से विरोध किया होता तो शायद थोड़ी सी उम्मीद होती कि मुझे वहां से न जाना पड़ता। लेकिन अध्याय 144 आपसे बेहतर कोई नहीं है, निंगशी ने आह भरते हुए कहा। लेकिन उस समय मुझे एक आदमी से प्यार हो गया था और मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए थी जो उसके जैसी हो। लू टिंगजियाओ की आंखों में चमक आ गई। वह आदमी सु यान था। निंगशी ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई। क्या तुम्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं उस समय अपनी पहचान वाले सु यान जैसे अमीर उत्तराधिकारी से कैसे परिचित हुई? लू टिंगजियाओ को फिर से अंदाजा लगाने से रोकने के लिए निंगशी ने उसे असमंजस में नहीं रखा और अपने ही सवाल का जवाब दिया। चूंकि सु यान के फेफड़े बचपन में कमजोर थे, इसलिए वह स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे शहर आया था। वह मेरे घर के ठीक बगल में रहता था और 7 साल तक रहा। जब हम पहली बार मिले थे तो संयोगवश मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब उनकी बीमारी बहुत गंभीर थी, इसलिए मैंने उन्हें घर तक ले जाने में मदद की। बाद में हम धीरे धीरे एक दूसरे से और भी ज्यादा परिचित हो गए। जितना ज्यादा हम एक दूसरे को जानते गए उतना ही हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। बचपन के प्यार, मासूम सपाटी, कितने खूबसूरत शब्द थे। हे, लेकिन बाद में हकीकत ने मुझे बताया कि यह कोई सिंड्रेला की कहानी नहीं बल्कि झोंकशान के भेड़िए की कहानी थी। परेशान मत हो, वह तुम्हारे बराबरी के लायक नहीं है। लू टिंगजियाओ ने उसे सांत्वना दी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह अनजाने में लू टिंगजियाओ से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में बात करने लगेगी। निंगशी ने सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा, हम विषय से थोड़ा भटक गए हैं। चलो निंग परिवार के बारे में बात करते हैं। क्योंकि निंग याओहुआ और झूंग लिंग्यू उस बेटी को जाने नहीं दे सकते थे जिसे उन्होंने 18 साल तक पाला था। मुझे वापस पाने की मांग करने के बाद उन्होंने निंग जुएलुओ को तान परिवार को वापस नहीं लौटाया। निंग जुएलुओ उनकी प्यारी बेटी बनी रही। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आगे क्या हुआ होगा। 18 साल के अलगाव से पैदा हुई दूरी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक ही दिन में पाटा जा सके। निंग जुएलुओ के सामने, जो 18 साल तक उच्च शिक्षा में पली बड़ी थी, मैं एक बेहद साधारण गांव की लड़की थी। मैं उस समय बहुत भोली थी और शुरू से ही उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करती रही। उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नींबू पानी एक पेय है और मुझे भोज में पहनने के लिए एक नकली पोशाक भेज दी। इन छोटी छोटी तरकीबों का इस्तेमाल करके उसने धीरे धीरे मुझे निंग परिवार और उच्च वर्गीय समाज से दूर कर दिया। वे लोग पहले से ही निंग जुएलुओ के साथ घुलने मिलने के आदी थे और उसके पक्ष में थे। ऊपर से तो वे मुझे दोस्त मानते थे, लेकिन अकेले में वे मुझे गांव का गंवार कहकर मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मेरे जैविक माता पिता भी मेरे अस्तित्व से नफरत करते थे और उन्हें लगता था कि मैं उनकी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा हूँ। उसके बाद सु यान थी। सु यान के बाद एक लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें कुचल दी गईं और नष्ट कर दी गईं। उसकी शुद्धता, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा। धीरे धीरे निंगशी अपने घुटनों से लिपटने लगी। आज सेट पर प्रॉप्स में कुछ गड़बड़ हो गई। मेरी तलवार गलती से निंग जुएलुओ को चोट पहुंचा गई। अस्पताल में मेरी जैविक माँ ने बिना पूछे ही मुझे थप्पड़ मार दिया कि क्या हुआ था। मेरे जैविक पिता ने सिर्फ मेरी आलोचना की और मुझे ही दोषी ठहराया। निंगशी ने खिड़की से बाहर उस काली रात को देखा। उसने भावुक स्वर में कहा, उसी दिन न जाने क्यों 5 सालों से दबा हुआ मेरा तनाव अचानक टूट गया। मुझे अचानक लगा कि जीने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा कि मैं जिंदगी में नाकाम हूँ। क्या इसलिए कि मैं काबिल नहीं थी, इसलिए सब मुझसे नफरत करते थे? मैंने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की थी, लेकिन आखिर में उसका कोई मतलब नहीं निकला। उसकी बात खत्म होते ही लू टिंगजियाओ ने अचानक उसके कंधों को जोर से अपनी ओर खींचा। निंगशी, मेरी तरफ देखो। हर कोई तुमसे नफरत नहीं करता, बस वही लोग हैं जो काफी अच्छे नहीं हैं।
समझी। निंगशी की आंखें हल्की लाल हो गईं। भले ही वह हमेशा निर्दयी व्यवहार करती रही हो, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है, फिर भी वह एक युवा महिला थी जो केवल 20 या उसके आसपास की थी। लू टिंगजियाओ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके सिर के ऊपर धीरे से चूमा। निंगशी को अपने सिर के ऊपर किसी भारी चीज का दबाव महसूस हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या है। लू टिंगजियाओ ने उसे बेहद गंभीर नजरों से देखा। निंगशी, अगर तुम्हें खुद पर शक है तो तुम्हें मुझ पर यकीन करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम महान हो, इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है। निंगशी की उदासी खुशी में बदल गई। बेशक मुझे बिग बॉस लू की बातों पर विश्वास है। लू टिंगजियाओ निश्चिंत हो गया। उसकी आंखों में अभी अभी जो निराशा भरी नजर आई थी, उसने उसे एक पल के लिए बुरी तरह घबरा दिया था। एक पल चुप रहने के बाद लू टिंगजियाओ ने पहल करते हुए पूछा, निंगशी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? टीएल नोट: जोंगशान का भेड़िया अपने असली स्वभाव पर अडिग रहने वाले जीवों की कहानी है। इस मामले में एक दयालु विद्वान ने शिकार किए जा रहे एक भेड़िए को बचाया। हालांकि खतरा टलने के बाद उसने विद्वान को खाने की कोशिश की। विकिपीडिया पर इस कहानी का एक विस्तृत संस्करण यहाँ दिया गया है। https://en.wikipedia.org/wiki/the_wolf_of_jongshan इसका अंग्रेजी समतुल्य शब्द द स्कॉर्पियन एंड द फ्रॉग। https://en.wikipedia.org/wiki/the_scorpion_and_the_frog कोष्टक हो सकता है। अध्याय 145। मैं आपका ब्रेन डेड प्रशंसक बनूंगा। क्या? निंगशी ने अपना सिर झुकाया। क्या इसलिए कि वह उसे पसंद करता था, कि उसे लगता था कि वह चाहे जो भी करे, प्यारी है? लू टिंगजियाओ फिर से उसके सिर पर हाथ फेरने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम्हें हीरे पसंद हैं? निंगशी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा अजीब सवाल पूछेगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए लिटिल ट्रेजर ने तुम्हारे लिए एक जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। लगता है इसका हीरे से कुछ लेना देना है। मुझे चिंता थी कि शायद तुम्हें ये पसंद न आए, इसलिए मैं उसकी तरफ से यह मांग रहा हूँ। लू टिंगजियाओ ने अपनी सामान्य अभिव्यक्ति के साथ समझाया। तो इसीलिए? निंगशी ने ये सुनकर अपना सिर खुजलाया, फिर बोली, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जिसे हीरे पसंद न हो, है ना? खैर, आज तो मेरा जन्मदिन है। अगर वो मुझे इतनी महंगी चीज भेजेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है। मैं नहीं लूंगी। अगर वो कुछ हाथ से बनाया हुआ भेजे तो बेहतर होगा। मानो ये सिर्फ एक लापरवाही भरा विचार था। लू टिंगजियाओ ने आगे कहा, यह कोई बहुत महंगा नहीं है। वह हीरा जो तुम्हें पिछले दिनों सेट पर मिला था, उससे भी महंगा है। मुझे बस डर है कि उसके बाद कोई और हीरा तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगेगा। निंगशी ने तुरंत अपना माथा पीटते हुए कहा, तुम्हें भी ये पता है? जैसी कि उम्मीद थी, गपशप हजारों मील दूर तक जाती है। अपनी तुलना उस अजीब आदमी से मत करो, वो पागल है। वह लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लू टिंगजियाओ ने पूछा। निंगशी का गला लगभग घुट गया। उफ़, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें इतना डरावना ख्याल कैसे आया? क्योंकि तुम उसके काफी करीब लगती हो, लू टिंगजियाओ ने थोड़े उदास स्वर में समझाया। निंगशी को सिरदर्द होने लगा। हे भगवान, मैं उसके इतने करीब कैसे लग सकती हूँ? क्या उसे पागल कहने से लगता है कि हम करीब हैं? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। मुझे तो लगता है तुम हमेशा मेरे साथ बहुत विनम्र रहते हो, और तुमने एक बार भी मेरी आलोचना नहीं की। निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या महान दानव राजा मिस्टर लू एक गुप्त रूप से आत्मपीड़ादी था? वह सचमुच चाहता था कि लोग उसके साथ थोड़ा और बुरा व्यवहार करें? खैर, अब उस आदमी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो पागल है, उसे बस लोगों पर हीरे फेंकने का शौक है। अगर मैं उससे दोबारा मिली तो मैं जरूर उस पर हीरे फेंक दूंगी। निंगशी बेफिक्री से बोली, लेकिन उस आदमी के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। अब उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब है कि अतीत में कुछ हुआ था? लू टिंगजियाओ ने मुख्य बात को सटीकता से समझ लिया। निंगशी ने हल्के से खांसते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर एक दिन भी गिना जाए तो हम दोनों को एक्स के रूप में गिना जा सकता है। किसी वजह से उसे लू टिंगजियाओ की अपनी छवि की परवाह थी। उसने सिर खुजाते हुए पूछा, लू टिंगजियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि यह बुरा है कि मैंने पहले इतने सारे मर्दों को डेट किया है? लू टिंगजियाओ के चेहरे पर एक गंभीर और सम्मानजनक भाव था। उसने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, मानो उसका प्रश्न कोई खास महत्वपूर्ण हो। नहीं, हर किसी का जीने का अपना तरीका होता है, और उसके कार्यों के पीछे हमेशा कहानियां होती हैं। जो कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता, उसे नैतिकता के शिखर पर खड़े होकर दूसरों की आलोचना या सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। निंगशी को अचानक अपने सिर में एक गर्माहट सी महसूस हुई। इसके बाद वह तुरंत धीरे से मुस्कुराई। लू टिंगजियाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे दिमागी तौर पर मरे हुए प्रशंसकों में से एक हो? मैं चाहे कुछ भी कहूं या करूं, तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि मैं सही हूं। दिमागी तौर पर मृत प्रशंसक? लू टिंगजियाओ को इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। यह सही है, एक दिमागी रूप से मृत प्रशंसक अपने आदर्श का पूरी तरह से समर्थन करेगा, चाहे वह किसी भी कारण से क्यों न हो। निंगशी ने समझाया। लू टिंगजियाओ ने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर बुदबुदाया, ये तो उचित ही है। निंगशी, ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर किसी भावना को दबा रही हो। फिर भी वह कुछ देर के लिए खामोश विचारों में डूब गई। कुछ देर बाद उसने एक लंबी आह भरी। लू टिंगजियाओ, क्या तुम जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कामोत्तेजक दवाओं से भी ज्यादा डरावनी हो? निंगशी के चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान थी। फिर उसने दर्द भरे भाव से अपना कॉलर खींचा। अध्याय 146।
मैं अब और तुम्हारी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे यार, उन्होंने उसका ध्यान भटकाने के लिए इतनी देर तक बातें की, वह भी व्यर्थ। इस लड़के ने अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके साथ छेड़खानी क्यों शुरू कर दी? सबसे डरावनी बात ये थी कि वह अभी भी मासूम भाव के साथ वहां बैठा था और उसे ये भी पता नहीं था कि उसने क्या किया है। क्या यही फ्लर्टिंग का तथाकथित सर्वोच्च क्षेत्र था जहां वो बिना सोचे समझे सबसे बेहतरीन फ्लर्टिंग मूव्स दिखा सकता था? अरे यार, उसका मन इतना उलझन में था कि उसे पता ही नहीं था कि उसके मन में किस तरह के अजीब विचार आ रहे हैं। क्या आप फिर से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? स्थिति को देखते हुए लू टिंगजियाओ ने तुरंत एक तनावपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। निंगक्षी ने अपनी कनपटियां रगड़ी जो अचानक धड़कने लगी थीं। ये सिर्फ तबीयत खराब होने जैसा नहीं था, फिर से उमड़ता हुआ ज्वार पहले वाले से भी ज्यादा भयानक था। अभी उसकी नजर में लू टिंगजियाओ एक शूजो मंगा के मुख्य पुरुष पात्रों में से एक बन गया था। उसके पास अपना खुद का चलता फिरता बैकग्राउंड म्यूजिक और रोमांटिक गुलाबी चेरी ब्लॉसम स्पेशल इफेक्ट्स भी थे। उसकी आंतरिक तर्कशक्ति उसकी मोहक गुलाबी चमक के विरुद्ध तीव्रता से संघर्ष कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह शैतान के वश में होने वाली है। ये देखकर कि निंगक्षी की सांसें अचानक तेज हो गई थीं और वह पसीने से लथपथ थी, लू टिंगजियाओ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तुम्हें आखिर कहाँ अस्वस्थता महसूस हो रही है? क्या अभी तुम ठीक नहीं हुई थी? तुम्हें किस तरह की अस्वस्थता महसूस हो रही है? क्या यही है या कुछ और? लू टिंगजियाओ ने थोड़ा अजीब तरीके से बात की, क्योंकि उसे अभी अभी उसके द्वारा कहे गए शब्द याद आए थे कि वह कामोत्तेजक दवाओं से भी अधिक डरावना था। ये संभवतः अब तक सुनी गई सबसे बड़ी प्रशंसा थी। लाल आंखों से निंगक्षी बिना पलकें झपकाए उसे घूरती रही। उस तरह की निगाहों से घूरते हुए लू टिंगजियाओ को लगा कि उसके शरीर में आग लगने वाली है। निंगक्षी ने जोर से सिर हिलाया और खुद को पीछे बिस्तर पर पटक दिया। उसने बेबसी से ऊपर छत को देखा। अरे, लगता है आज रात मुझे और भी बहुत कुछ सहना है लू टिंगजियाओ। अगर बाद में मैं खुद को और नहीं रोक पाई तो मुझे बेहोश कर देना। लू टिंगजियाओ ने मन ही मन कहा, वास्तव में मैं कर सकता हूँ। निंगक्षी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, रुको रुको रुको, अब और मत बोलो प्लीज बिग बॉस लू, मुझे छोड़ दो। ये छोटी बच्ची अब तुम्हारी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं। क्या सोच रहे हो? मैं तो कहने ही वाला था कि मैं जा सकता हूँ। ओह ओह, निंगक्षी ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी, फिर लड़खड़ाते हुए बुदबुदाए, लेकिन अगर मुझे अकेले ही इंतजार करना पड़ा तो मैं बोर हो जाऊंगी। वह ये कहने में बहुत शर्मिंदा थी कि वह अकेले में डर जाएगी। हालांकि लू टिंगजियाओ समझ गया कि वह असहज क्यों महसूस कर रही थी और उसने धीरे से पूछा, तो फिर हम घर क्यों नहीं चलते? घर जाओ। निंगक्षी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये दो शब्द सुनते ही उसे लू के घर का ख्याल आ गया, मानो ये स्वाभाविक ही हो। चलो इस बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि मैं अभी ऐसी ही हूँ। वह अपनी वर्तमान उपस्थिति से उस जगह को कलंकित नहीं करना चाहती थी। निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ द्वारा बिस्तर के पास रखे गए दस्तावेज और लैपटॉप देखे। तुम अपना काम क्यों नहीं करते? थोड़ा ध्यान करने और अपने शरीर को व्यवस्थित करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी टिल्डा। लू टिंगजियाओ मुस्कुराया, ठीक है। शांत अतिथि कक्ष में कीबोर्ड पर उंगलियों की नियमित ताल दुनिया की सबसे मधुर लोरी की तरह गूंज रही थी। लड़की का चेहरा शांत था और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, यह महसूस करने के बाद कि उसके बगल में सांस लेना नर्म और स्थिर हो गया है। लू टिंगजियाओ ने अपनी हरकतें रोक दी और सावधानीपूर्वक उसे एक कंबल से ढक दिया। लड़की ने थोड़ा बुदबुदाया और अवचेतन रूप से उसकी उंगलियां पकड़ लीं। लू टिंगजियाओ का शरीर अकड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय हो गई। उसने उसे नाम से पुकारा था, हाँ मैं यहाँ हूँ, डरो मत। लू टिंगजियाओ झुकी और कोमल भाव से लड़की के होठों को चूमा। हालांकि उनकी उस कोमल अभिव्यक्ति के साथ काले बादल भी घुले हुए थे। अध्याय 147, छोटा खजाना घर को नष्ट कर देता है। निंगक्षी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। कभी कभी जब तुम मुझे इतनी विश्वास भरी निगाहों से देखते हो तो मैं सचमुच डर जाता हूँ। क्या होगा यदि एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें पता चले कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो? तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सुबह लगभग 5 बजे लू टिंगजियाओ की नींद दरवाजे की घंटी की आवाज से खुल गई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर लू जिंगली चिंतित खड़ी थी। भाई, पहले मुझे मत डांटो, इस बार तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर तुम अभी घर नहीं गए तो लिटिल ट्रेज़र घर को तहस नहस कर देगा। वे तुमसे या निंगक्षी से संपर्क नहीं कर सकते थे, इसलिए वे सिर्फ मुझे फोन कर सकते थे। तभी निंगक्षी पीछे से बोली, जो अभी अभी जागी थी, लिटिल ट्रेज़र को क्या हुआ? मैं अभी वापस जाती हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना बैग उठाया और लू टिंगजियाओ को 10 सेकंड में अपना सामान पैक करने में मदद भी की। जल्दी चलो। वे तीनों जल्दी से लू निवास की ओर वापस भागे। जब वे परिसर में दाखिल हुए तो निंगक्षी उन्हें देखती रह गई। ये कैसी स्थिति है? ये क्या है? चमकदार चांदी जैसे सफेद मानव आकृतियां हर जगह अस्त व्यस्त घूम रही थीं। निंगक्षी ने आंखें मली और आश्चर्य से उस दृश्य को घूरा, मानो उसने अभी अभी किसी समानांतर आयाम में कदम रखा हो। लू जिंगली ने पलकें झपकाईं। क्या तुम नहीं बता सकते? वे रोबोट हैं। निंगक्षी पागल होने वाली थी। बेशक मैं बता सकती हूँ, लेकिन इतने सारे रोबोट क्यों हैं? लू जिंगली का सिर दर्द करने वाला था। ये लिटिल ट्रेज़र के शौकों में से एक है। काफी समय हो गया है जब से उसने इन्हें खेलने के लिए बाहर निकाला है। क्या ये बढ़िया नहीं है? जैसे ही उसे गुस्सा आया उसने सबको बाहर निकाल दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हम ज़ॉम्बी से घिरे किसी किले में आ गए हों। उनकी नज़र में आए क्षेत्र में पहले से ही 20 से अधिक रोबोट उत्पात मचा रहे थे।
जमीन खोदते, पागलों की तरह दौड़ते, पेड़ों से टकराते, फूलों को रौंदते। उनमें से एक ने तो नौकरानी को भी उठा लिया। इन सबके साथ नौकरों की चीखें भी गूंज रही थीं। पूरा नजारा बहुत ही गड़बड़ था। ये देखकर कि नौकरानी रोबोट के हाथों से गिरने वाली थी, निंगशी ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और दौड़कर नौकरानी को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो, वानवान? वानवान ने अपनी छाती थपथपाई, अभी भी डरी हुई थी। फिर उसने कृतज्ञता से निंगशी की ओर देखा। शुक्रिया मिस शी। मिस शी, आप वापस आ गईं। जल्दी से जाकर उस छोटे मालिक को ढूंढो। लू निवास में सभी नौकरानियां, खासकर महिला नौकरानियां, निंगशी के प्रति सतर्क और उदासीन थीं, लेकिन वे उसके सामने ये जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थीं। वानवान ही थी जो सेट पर नियमित रूप से लिटिल ट्रेजर के हाथ का बना फलों का जूस उसे भेजती थी, इसलिए उसके साथ ज्यादा घुल मिल पाती थी। वानवान को निंगशी के बारे में अच्छी राय थी, क्योंकि वह नौकरों को धमकाने के लिए बड़े मालिक और छोटे मालिक के स्नेह का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि एक विनम्र स्वभाव रखती थी। निंगशी को संकट में फंसी युवती को फुर्ती से बचाते हुए देखने के बाद लू टिंगजियाओ, जो अभी भी कार में थी, के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। लू जिंगली ने कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और नाराजगी से चिल्लाया, जियाओ शीशी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी भूमिका ले ली। ओह, मेरी मदद करो। जब वह बोल रहा था तो उसका एक हाथ रोबोट ने पकड़ लिया। भाई, मुझे बचा लो। जल्दी से इस चीज को बंद करो। लू जिंगली, जो अभी अभी हीरो बनने का मौका गंवाने के बारे में चिल्ला रहा था, खुद मदद की गुहार लगा रहा था। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह मदद करना चाहता हो, लेकिन कर नहीं सका। लिटिल ट्रेजर ने पिछली बार से अपना प्रोग्राम बदल दिया है। मुझे इसे हल करने के लिए 1 घंटे की आवश्यकता है। 1 घंटा? तब तक तो मेरा हाथ टूट जाएगा। आह आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह आह। लिटिल ट्रेजर अब कहाँ है? निंगशी ने जल्दी से पूछा। उसे कंट्रोल रूम में होना चाहिए। लू टिंगजियाओ जल्दी से कार से बाहर निकला। मैं तुम्हें वहां ले आता हूँ। ठीक है। वे दोनों जल्दी से नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़े। लू जिंगली ने उनकी गायब होती आकृतियों को उम्मीद से देखा। जल्दी करो। अध्याय 148। बस मुझे उठा लो। एक क्षण के बाद लू टिंगजियाओ ने बटलर को एक खुली छत वाली गोल्फ कार्ट तैयार करने के लिए बुलाया और उसे जल्दी से गोल्फ कोर्स के पीछे एक छोटी सी अलग इमारत में ले आया। इस इमारत का आकार बेहद अजीब था। बनावट से ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अनजान धातु से बनी हो। एक नज़र में ये बेहद हाईटेक और भविष्यवादी लग रही थी। लू का घर बहुत बड़ा था। इतने लंबे समय तक वहां रहने के बावजूद निंगशी ने उसका एक हिस्सा नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वह इस इमारत में आई थी। इस इमारत के आधार में कुछ मशीनें लगी हैं ताकि यह सूरज की रोशनी के साथ घूमे। बाहरी दीवारें सौर पैनलों से बनी हैं, जबकि अंदर की बिजली सौर ऊर्जा से आती है। बटलर और नौकरानियां सभी रोबोट हैं। लू टिंगजियाओ ने बताया कि उन्होंने एक टूर गाइड की अपनी भूमिका बखूबी निभाई। कितना अच्छा। निंगकसी का चेहरा खिल उठा, उसमें बच्चों जैसा उत्साह दिख रहा था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम खेलने आ सकते हो। मैं बाद में तुम्हारे लिए एक्सेस राइट सेट कर दूंगा। पहले तुम्हें इस तरह की चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लगती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया। लू टिंगजियाओ ने कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे इस तरह की चीजें बहुत पसंद हैं। जब मैं छोटी थी तो हमेशा सपना देखती थी कि किसी दिन कोई अंतरिक्ष यान मुझे ले जाएगा। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने एक रोबोट के साथ डेटिंग करने के बारे में भी सोचा। बस इसके बारे में सोचकर ही कितना रोमांटिक लगता है। लू टिंगजियाओ, शायद उसे पहुंच अधिकार न देना बेहतर होगा। दोनों प्रवेश द्वार की ओर बढ़े तो देखा कि जमीन पर एक रोबोट पड़ा है। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं, मानो निंगशी और लू टिंगजियाओ को देख रही हों। जब स्कैन लू टिंगजियाओ पर लगा तो रोबोट संघर्ष करने लगा और जजट ध्वनि करने लगा। मास्टर मास्टर। ये बेचारा रोबोट जो अपने मालिक को पुकारता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बताना चाहता हो, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। संभवतः इस इमारत का बटलर था। लू टिंगजियाओ ने आह भरी और रोबोट के पीछे का पैनल खोला। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ दबाया हो और रोबोट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह हिलना बंद हो गया। निंगशी बेचैनी से पास आई और उसे छुआ। यह अब हिल क्यों नहीं रहा है? यह मरा तो नहीं है ना? अरे रुको, मेरा मतलब है इसे तोड़ा नहीं जाएगा, है ना? ये ठीक है, बाद में मरम्मत के बाद ये ठीक हो जाएगा। निंगशी निश्चिंत होकर बोली। ओह, तब तो अच्छी बात है, वरना तो ये बेकार हो जाता। ये तो बहुत सुंदर है। लू टिंगजियाओ, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। अपना चेहरा देखने के बाद वह मुख्य भवन में दाखिल हुआ। निंगशी उसके पीछे पीछे आए और बेचैनी से इधर उधर देखते हुए बोली, लिटिल ट्रेजर कहाँ है? मुख्य हॉल रोबोटों से भरा हुआ था जो गश्त लगा रहे थे। जैसे ही उन्हें निंगशी और लू टिंगजियाओ मिले, वे एक साथ मुड़े और उनका सामना किया। इसके बाद उन्होंने लू टिंगजियाओ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और निंगशी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये सब मेरी तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? निंगशी डर गई। चाहे उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो रोबोट्स की स्टील की दीवार को तो हरा नहीं सकती थी। लू टिंगजियाओ की बाहें उसकी बाहों के नीचे पहुंच गईं और उसने उसे आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ उठा लिया और एक रोबोट के रोबोटिक पंजों को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया। लाचारी भरे स्वर में उसने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पहुंच का अधिकार नहीं है। वे तुम्हारे साथ एक घुसपैठिए जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसके ये कहने में जितना समय लगा, निंगशी को लू टिंगजियाओ ने कई बार झुलाया था। मेरे करीब आओ, लू टिंगजियाओ ने आदेश दिया। कितना करीब? निंगशी असमंजस में थी। लिटिल ट्रेजर ऊपरी मंजिल पर कंट्रोल रूम में है।
अभी हमारे पास दो विकल्प हैं। एक, हम उन्हें हरा दें और उन पर हमला कर दें। हम इतने सारे रोबोट्स को कैसे पीटेंगे? दूसरा विकल्प क्या है? रोबोट्स का सामान देखकर ही उसके हाथ दुखने लगे। वह उन्हें पीटना नहीं चाहती थी। 2, लू टिंगजियाओ ने अपनी नजरें नीची की और उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा क्योंकि वे मुझ पर हमला नहीं करेंगे। निंगशी ने पलकें झपकाईं, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी। मुझे उठा लो। अध्याय 149, एक सटीक कबेदन स्थिति। ये देखकर कि लड़की पहली बार खुले हाथों से उसकी ओर बढ़ने की पहल कर रही थी, लू टिंगजियाओ की आंखों की ठंडी गहराई में भावनाएं लहर उठीं। वो आ रहे हैं। लू टिंगजियाओ, जल्दी करो। निंगशी पहले ही किसी तरह से हिलते डुलते हुए उसके ऊपर गिर चुकी थी। जैसी कि उम्मीद थी, एक बार जब वह लू टिंगजियाओ से चिपक गई तो रोबोटों ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। कितना जादुई! उस गर्म, मुलायम और खुशबूदार शरीर के अचानक उससे लिपट जाने के बाद लू टिंगजियाओ की एकाग्रता भंग हुई और वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता। वह झुककर उसे कमर से पकड़ता है और फिर धीरे धीरे घुमावदार सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। ये संभवतः पहली बार था जब वह होश में और जागते हुए उसके इतने करीब थी। उन्हें सचमुच उम्मीद थी कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। अगर लू जिंगली को पता होता कि उसका भाई इस समय क्या सोच रहा है तो लू टिंगजियाओ और निंगशी के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए रोबोट उनके पीछे पीछे ऊपर की ओर चल पड़े। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए निंगशी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लीं। लू टिंगजियाओ की ठंडी मगर खुशबूदार खुशबू में सांस लेते हुए और पीछे पीछे आ रहे रोबोटों के बड़े समूह को सर्पिल सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर उसे लगा कि ये दृश्य बेहद रोमांटिक था। हालांकि ये गुलाबी रंग का बुलबुला ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही वे बिना किसी रुकावट के ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और उस चांदी जैसे सफेद दरवाजे को खोलने की तैयारी कर रहे थे, उनके पीछे खड़े रोबोटों ने खटखट की आवाजें निकाली और अपनी धातु की बाहें उनकी ओर बढ़ा दी। जब उनकी बाहें हिल रही थीं, तो उनकी बाहों के अंदर से एक प्रक्षेपण सुरंग निकली जो बंदूक जैसी दिख रही थी। निंगशी अचानक डर के मारे पीली पड़ गई। अरे, क्या ये असली हैं? मुझे तो लगा था कि ये बस खिलौने हैं। क्या 5 साल के बच्चे को ऐसी खतरनाक और जानलेवा चीजें देना वाकई अच्छा था? वह वास्तव में नहीं जानती थी कि लू टिंगजियाओ के बच्चों के पालन पोषण के तरीकों की आलोचना कैसे की जाए। अब हम क्या करें? निंगशी रोने के कगार पर थी। वे तो यहाँ सिर्फ छोटा खजाना ढूंढने आए थे, फिर उन्हें इतनी सारी परीक्षाएं और कष्ट क्यों सहने पड़े? मानो वे किसी खेल में किसी कालकोठरी से गुजर रहे हों। लू टिंगजियाओ ने उसके कंधों को पकड़ा और उसे पीछे दरवाजे के पैनल तक धकेल दिया। इसके बाद उसने अपने पूरे शरीर से उसे ढक लिया और एक हाथ उसके पीछे दरवाजे पर रख दिया। निंगशी 3 सेकंड तक चुप रही, फिर अपनी लार निगलते हुए धीरे से बोली, बिग बॉस, क्या आप जानते हैं कि आपने अभी अभी एक बहुत ही सटीक कबेडन पोजीशन की है? किर्बी डॉन। ये स्पष्ट रूप से एक और शब्द था जिसे लू टिंगजियाओ समझ नहीं पाए। निंगशी ने मुंह पर हाथ मारा। बिना मतलब के फ्लर्ट करना सबसे खतरनाक काम है, मेरी प्यारी। यह वह क्षण था जब निंगशी ने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। एक रोबोट ने वास्तव में लू टिंगजियाओ की पीठ पर निशाना साधा था और एक गोली चलाई थी। लू टिंगजियाओ, सावधान। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। लू टिंगजियाओ ने उसे कसकर ढक लिया और दबी हुई आवाज निकाली, लू टिंगजियाओ। निंगशी पूरी तरह से घबरा गई। मैं ठीक हूँ। लू टिंगजियाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। तुम ठीक कैसे हो सकती हो? लू टिंगजियाओ, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें उर्फ भेज दूंगी। बोलते बोलते निंगशी को लगा जैसे उसके पेट में मरोड़ उठ रही हो। लू टिंगजियाओ, तुम बहुत बदबूदार हो। इतनी बदबूदार क्या है? लू टिंगजियाओ ने उदास भाव से अपनी जैकेट उतार दी। उसकी जैकेट के पीछे एक चिपचिपी, घिनौनी सी चीज चिपकी हुई थी। निंगशी ने अपनी नाक ढक ली। क्योंकि वह ठीक था, आराम करते हुए वह अवाक भाव से बोली, यह क्या है? यह मल तो नहीं हो सकता, है ना? लू टिंगजियाओ ने अपनी जैकेट नीचे जमीन पर फेंक दी और भावशून्यता से बोला, सुरस्ट्रोमिंग। इसे दुनिया का सबसे बदबूदार डिब्बाबंद खाना कहा जाता है। ये लू जिंगली का आइडिया था। निंगशी के मुंह का कोना फड़क उठा। दूसरे युवा मास्टर के पास सचमुच बहुत अच्छे विचार हैं। ये सिर्फ बदबूदार नहीं है, यह व्यावहारिक रूप से एक जैव रासायनिक हथियार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे का दरवाजा अचानक अपने आप उनकी ओर खुल गया। अध्याय 150, सबसे रोमांटिक जन्मदिन। चलो चलें। लू टिंगजियाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर चला गया। उनकी गतिविधियां अत्यंत स्वाभाविक थीं। निंगशी ने उनके जुड़े हुए हाथों पर नजर डाली। हालांकि वो जानती थी कि लू टिंगजियाओ बस इसी बात से चिंतित थी कि कोई और हादसा हो जाएगा। फिर भी उसका मूड थोड़ा बदल गया। कंट्रोल रूम की रोशनी बहुत कम थी। वहां सिर्फ 10 या उससे ज्यादा कंप्यूटर ही चल रहे थे, जिनसे ठंडी रोशनी निकल रही थी। निंगशी लू टिंगजियाओ के पीछे पीछे आगे बढ़ी। आखिरकार उन्हें सबसे बड़ी मशीन के सामने लिटिल ट्रेजर मिल गया। अनगिनत तारों से ढकी उस विशाल मशीन के सामने अपनी छोटी सी खास कुर्सी पर बैठा लिटिल ट्रेजर बहुत छोटा लग रहा था। वह कंप्यूटर प्रोग्रामों के अनगिनत टेक्स्ट की टिमटिमाती स्क्रीन को भावशून्यता से देख रहा था। उसके शरीर के आकार से मिलता जुलता एक छोटा रोबोट उसके बगल में खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक की नली बिल्कुल सीधी उनकी दिशा में तान रखी थी। लिटिल ट्रेजर के चेहरे पर बेजान भाव देखकर निंगशी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को लोहे के पंजों से कस दिया गया हो। दर्द इतना ज्यादा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। छोटा खजाना, वह कांपते हुए धीरे से पुकारने लगी। छोटा लड़का बिना किसी प्रतिक्रिया के स्क्रीन को घूरता रहा। निंगशी अब सचमुच बहुत डर गई थी। उसने लू टिंगजियाओ और बाकियों को पहले भी यह कहते सुना था, लेकिन उसने कभी खुद नहीं देखा था कि लिटिल ट्रेजर की तबीयत कैसी होती है जब उसकी बीमारी बढ़ती है।
हम क्या करें, ये सब मेरी गलती है। निंगशी, खुद को दोष मत दो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसका इस हालत में होना आम बात है। अगर तुम उसे 1-2 बार और पुकारोगी तो वह ठीक हो जाएगा। लू टिंगजियाओ ने उसे आश्वस्त किया। असल में लू टिंगजियाओ ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो निंगशी से बात कर रहा था। अगर उसकी जगह कोई और खड़ा होता तो बात इतनी आसान नहीं होती। खुद को शांत करने के लिए मजबूर करने के बाद निंगशी सावधानीपूर्वक एक कदम आगे बढ़ी। जब वह आगे बढ़ रही थी तो छोटे रोबोट का सिर उसके पीछे चल रहा था, लेकिन लिटिल ट्रेजर पहले की तरह ही उदासीन बना हुआ था। निंगशी लिटिल ट्रेजर के पास गई और फिर धीरे से नीचे बैठ गई। उसने सावधानी से उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। लिटिल ट्रेजर, आंटी अब वापस आ गई हैं। माफ करना, कल रात आंटी को कुछ हो गया था, इसलिए आंटी वापस नहीं आ पाईं। चूंकि निंगशी उसे सारी बातें विस्तार से नहीं समझा सकी, इसलिए वह केवल उदास होकर अपना सिर झुका सकी। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर में एक छोटी सी मुट्ठी प्रकट हुई। इसके बाद छोटी सी मुट्ठी धीरे धीरे खुली और एक गुलाबी हेयर क्लिप दिखाई दी, जो एक मुलायम हथेली के बीच में रखी थी। हेयर क्लिप पर 100 से ज्यादा छोटे छोटे गुलाबी हीरे एक पंक्ति में दिल के आकार में लगे थे। वे चारों ओर लगी मशीनों की ठंडी रोशनी में चमक रहे थे। ये है, निंगशी ने आश्चर्य और खुशी से तुरंत ऊपर देखा। हालांकि उस छोटे बच्चे के चेहरे पर जरा भी भावना नहीं दिखी। बगल में लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे के हाथ की हथेली में बाल क्लिप पर नजर डाली और बोला, ये लिटिल ट्रेजर द्वारा आपके लिए बनाया गया जन्मदिन का उपहार है। तो यह मेरे लिए है। उपहार में सचमुच हीरे थे। निंगशी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लू टिंगजियाओ ने उसकी सोच समझ ली और तुरंत समझाया, ये बस कुछ सामान्य स्फटिक हैं, इसलिए ज्यादा महंगे नहीं हैं। हालांकि लिटिल ट्रेजर ने खुद उन 99 क्रिस्टलों में से हर एक को एक एक करके चिपकाया है। जब निंगशी ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीधे हेयर क्लिप लेने के बजाय उसने लिटिल ट्रेजर से पूछा, क्या तुम आंटी को इसे लगाने में मदद कर सकती हो? लिटिल ट्रेजर की दृष्टि धीरे धीरे हेयर क्लिप पर केंद्रित हो गई। इससे पहले कि वह अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता और अनाड़ीपन से हेयर क्लिप उसके बालों पर उसके कान के पास लगा देता, निंगशी ने क्लिप को छुआ और खुशी से मुस्कुराई। क्या यह अच्छा लग रहा है? लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया। अंततः लिटिल ट्रेजर से प्रतिक्रिया मिलने के बाद निंगशी इसे और सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने छोटे लड़के को अपनी बाहों में खींच लिया। उसी क्षण एक धमाके के साथ बगल में खड़े छोटे रोबोट ने रंग बिरंगे कन्फेटी की बौछार कर दी और हैप्पी बर्थडे गाना भी बजाना शुरू कर दिया। निंगशी की आंखें नम हो गईं जब उसने कन्फेटी से भरी हवा को देखा। शुक्रिया डार्लिंग, यह मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे रोमांटिक जन्मदिन है।